गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ओके। अगर किसी को हिंदी लैंग्वेज ना आती हो, मेंशन अ नेम इन द चैट बॉक्स। इफ यू नो डोंट नो लैंग्वेज हिंदी, देन मेंशन नेम इन द चैट बॉक्स। अगर किसी को इंग्लिश ना आती हो, मेंशन अ नेम। चैट बॉक्स में अपना नाम मेंशन कर दीजिए प्लीज। कोई भी लैंग्वेज इशू हो, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमोलॉजी में हमारे पास दो लेवल्स यहां पर स्टार्ट होंगे, एक बेसिक, एक एडवांस। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक लेवल और फिर हम जाएंगे एडवांस लेवल पर। बेसिक लेवल के अंदर हम यहां पर नंबर्स से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, नंबर्स की फॉर्मेशन सिखाएंगे, नंबर क्यों होते हैं, बनते क्यों हैं, उनकी स्ट्रक्चर एनालिसिस और उनका मीनिंग एनालिसिस दोनों करेंगे। नंबर्स पढ़ाते वक्त मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा, उस नंबर से एसोसिएट प्लैनेट कौन कौन से होते हैं। ये हम यूज करेंगे पराशर कंसेप्ट के हिसाब से। जो कंसेप्ट हम यहां यूज करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के साथ में भी आपको मिल जाएगी, जिसे हम पराशर कंसेप्ट कहते हैं। बेसिक न्यूमरोलॉजी में हमारे पास में कुछ कोर नंबर्स पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद में उन नंबर्स का एनालिसिस 1 से लेके 31 तक इंक्लूडिंग 0। एडवांस के अंदर इन्हीं नंबर्स का सारा कैलकुलेटिव पार्ट मिलेगा आपको करने के लिए, कि हमने जितने नंबर्स पढ़े थे अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं। कई लोगों के क्वेश्चन आए थे आपके स्टार्ट करने से पहले, मैं उन क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगा अभी आपको यहां पर, कि आपने क्या क्या पूछा था। जो भी क्वेश्चन करना हो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उन्हें भी एंटरटेन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आता है कि न्यूमरोलॉजी है क्या, और क्या ये साइंस वाकई में किसी काम की है या ये सिर्फ ब्लंडर साइंस है। आपके पास भी जब आप कभी पढ़ाओगे किसी को तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि न्यूमरोलॉजी को कई लोग कहते हैं कि यहां डेट नहीं होता, यहां टाइम नहीं होता, यहां तिथि नहीं होता, यहां मुहूर्त नहीं होता, यहां प्रश्न नहीं होता। जैसे हम प्रश्न कुंडली लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो ये प्रिडिक्शन सही कैसे कर सकती है। तो आपके पास मैं आपको टाइम भी बताऊंगा, आपको यह भी पता जाएगा कि हमारे पास तिथि का क्या योगदान होता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर टाइम और तिथि भी आपसे डिस्कस करी जाएगी। टाइम का एक रेलेवेंस है जो हमारी न्यूमरोलॉजी को एक अलग दिशा देता है। एस्ट्रोलॉजी में टाइम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट एस्ट्रोलॉजी में कई बार एक कंफ्यूजन आता है कि टाइम लेना कैसे है। यूजुअली टाइम दिया जाता है बच्चे के पैदा होने के टाइम का, जो पोर्शन निकलता है हम उसे टाइम ऑफ बर्थ कहते हैं। अब पैदा कैसे होता है बच्चा, एक पैदा होने का प्रोसेस होता है कि बच्चा मां के गर्भ से बाहर आया, और एक पैदा होना कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी गई। इन दोनों रेलेवेंस को कई लोग एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। एक कहते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आया तो पैदा हो चुका, पर ऐसा कहा जाता है जब कॉर्ड कटिंग हो गई तो ऋणाणु बंधन जितने भी थे उनसे वो मुक्त हो गया, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है। तो ये भी एक कंफ्यूजन का फैक्टर कई सालों तक रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि माता के गर्भ में जब बच्चा स्थापित होता है, जब बच्चा माता के गर्भ में आता है, तभी उसका टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है। तो इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं कि टाइम ऑफ बर्थ क्या है। न्यूमरोलॉजी में ये कंफ्यूजन हमारे पास नहीं आता। न्यूमरोलॉजी हमारे एग्जैक्टनेस में डील करती है, टाइम ऑफ बर्थ का जो फैक्टर है उसे हटा दिया जाता है, पर इसकी प्रिडिक्शन उतनी ही एप्ट होती है जितनी एस्ट्रोलॉजी की होती है, और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों एक ही तरफ इंडिकेट करती है। हमने कई बार चार्ट्स पढ़ के दिखाए हैं आपको, कई लोग पुराने बैचेस से भी हैं हमारे पास में, दोनों काम करके दिखाए हैं आपके पास, कि एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन, न्यूमरोलॉजी का प्रिडिक्शन एक ही डायरेक्शन में इंडिकेशन करता है। कहानियां सुनाते हुए कह देते हैं कि न्यूमरोलॉजी बेटर है, कोई कहता है एस्ट्रोलॉजी बेटर है। न्यूमरोलॉजी सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना एस्ट्रोलॉजी में आता है, बट ऐसी बात नहीं है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी कैलकुलेशन करी जाती है, इसमें इंटरप्रिटेशन का बहुत फर्क होता है। कई लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट की इंपॉर्टेंस है, कई लोग कहते हैं टोटल डेट ऑफ बर्थ की इंपॉर्टेंस है, कुछ कहते हैं कोर नंबर्स की इंपॉर्टेंस है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे आपसे कमिंग डेज के अंदर। मैं जो सिस्टम आपसे डिस्कस करूंगा अपने कोर्स में, सिलेबस में, वो है पाइथागोरियन सिस्टम। कैलेडियन होता है, कीरो होता है, पाइथागोरियन होता है, कबालिक होता है, वैदिक होता है। ऐसे बहुत सारे और भी सिस्टम होते हैं। हम हर नंबर का एनालिसिस करना सीखेंगे केवल पाइथागोरियन सिस्टम से और साथ में वैदिक सिस्टम से। मैं आपको वैदिक सिस्टम में पराशर सिस्टम सिखाऊंगा जो हम एस्ट्रोलॉजी में भी यूज करते हैं। प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे कि प्लैनेट कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
और फिर उस प्लैनेट के साथ में एसोसिएट होते हुए नंबर कौन कौन से होते हैं। हर नंबर का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में नंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है। हम उस नंबर को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे कि 1 है, 7 है, 9 है, 2 है, 3 है, 8 है, इनमें कर्व्स आ रहे हैं या स्ट्रेट लाइंस आ रही है। कर्व का आना क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का आना क्या होता है। किसी के नेम में या डेट में मल्टीपल कर्व्स हैं तो ऐसी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। अगर किसी के डेट में या नेम में स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये पर्सोना कैसा होगा। इन दोनों बातों का एनालिसिस हम कर सकते हैं। कई ऐसे फैक्टर्स हैं नंबर्स के जिनके साथ में हम एसोसिएट करते हैं फिजिकली, कि आपने नंबर को देखा, एनालाइज किया। पर नंबर का एक फैक्टर होता है स्पिरिचुअल, कि नंबर के साथ मेडिटेशन कैसे करते हैं, नंबर से गाइडेंस कैसे लेते हैं। हम यहां पर उस पर भी काम करेंगे। मैं बताऊंगा आपकी बॉडी के किस एनर्जी सेंटर से कौन सा नंबर कनेक्टेड होता है, आपकी बॉडी के कौन से एनर्जी सेंटर से किस नंबर की एनर्जी इनफैचुएट होती है या कनेक्टेड होती है। नंबर्स के बारे में लोगों की काफी एक डिफरेंट अप्रोच होती है कि नंबर्स में ये सब कुछ नहीं हो सकता, हम नंबर से ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते ज्ञान। नंबर्स हमारे पास उतना ही इंफॉर्मेशन देते हैं जितना प्लैनेट देते हैं। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो यहां भी ऐसे ही 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनके इंपैक्ट होते हैं। न्यूमरोलॉजी थोड़ी सिंपलर है, न्यूमरोलॉजी जल्दी समझ में आती है, जल्दी ग्रिप हो जाती है, इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। और जो न्यूमरोलॉजी का मेथड है ये लगभग वैसा ही है जैसे आप टैरो में आप यूज करते हो। आप लोगों में से कईयों को टैरो आता होगा, आपने टैरो खोल के देखा होगा। टैरो में हम निकालते हैं प्रश्न कुंडली एक तरह से, कि उस वक्त उस मौके का क्या प्रश्न है, आप टैरो खोलते हो, आंसर आपके सामने आता है। सेम काम न्यूमरोलॉजी का होता है कि यहां पर भी हम प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। जैसे हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं वैसे ही यहां प्रश्न कुंडली बनेगी, बताएंगे कैसे बनती है। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक चीज और आएगी आपके पास में जिसे कहते हैं लॉशो ग्रिड। लॉशो ग्रिड का मेरा सेपरेट एक वेबिनार भी आ रहा है, एक मैं अलग से भी कोर्स ला रहा हूं, 5 दिन का एक वर्कशॉप ला रहा हूं, क्योंकि लॉशो ग्रिड अपने आप में पूरी की पूरी एक साइंस है। तो इसके डिटेल एनालिसिस के लिए एक सेपरेट डिवीजन बनाया गया है। अभी रेमेडीज के ऊपर भी ऐसे आएगा, क्योंकि रेमेडीज कई टाइप की होती हैं। हमने अपने सिलेबस के अंदर बेसिक रेमेडीज दी हैं आपको, जितना आपको कंफ्यूजन में ना डालें वो सारी रेमेडीज डाल दी गई हैं। पर कुछ लोग रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं रेमेडीज के ऊपर, उनके लिए आगे मैं काम लाऊंगा। हमारे पास 2 लेवल होंगे, एक बेसिक एक एडवांस, और इसके बाद में मैं रिसर्च के लेवल्स लाऊंगा। एक बात और, हर सैटरडे को हमारे पास क्लास होती है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं और ये लाइफ लॉन्ग आपके पास चलती रहती है। हर सैटरडे न्यूमरोलॉजी का डिस्कशन होता है। जब आप एडवांस लेवल में आ जाते हैं तो आप उस डिस्कशन का पार्ट बन जाएंगे। कोर्स में चीजें पढ़ी हो ना पढ़ी हो, सैटरडे वाले में आपके पास स्टार्ट हो जाती है। सैटरडे रिसर्च का टॉपिक है हमारे पास, हम जितने भी रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं वो सैटरडे को आपके साथ डिस्कस करते हैं। हर सैटरडे को होता है काम और लगातार होता रहेगा। इस सिस्टम के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी थोड़े दिनों में, 11 टाइप की प्रेडिक्शन सिखाई जाएंगी आपको, 11 डिफरेंट मेथड जिससे कि आप किसी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने पूछा कि क्या ये दोनों लेवल करने के बाद में हम अपना प्रिडिक्शन किसी के लिए दे पाएंगे। बिल्कुल दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, और कई लोगों ने अपने क्लिनिक भी खोल ली है, अपने वर्कशॉप्स भी स्टार्ट कर दिए। रिसर्च करने का जो फिनोमेना होता है, प्रिडिक्शन करने का फिनोमेना लाइफ लॉन्ग चलता है। पर आप अपना इतना नॉलेज गेन कर लोगे ये 2 लेवल्स के बाद में कि आप क्लिनिक पे अपने क्लाइंट को कोई भी प्रोडिक्शन दे सकते हो आराम से। ज्यादा डीप रिसर्च करनी हो तो आप इसके अंदर और भी आगे जा सकते हैं। मेरे पास कई टाइप के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे बैचेस में मेरे साथ पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं और हम उनके साथ रिसर्च करते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी, मैं आपको दिखाता हूं एक स्लाइड की फॉर्मेशन में कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। एक मिनट दीजिएगा। हमारे पास में बेसिक में 0 से लेके 31 नंबर्स तक का सारा इंट्रोडक्शन मिलेगा कि नंबर्स कहते क्या है, नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर की फिगर कहती क्या है, और ये साइंस डेवलप कैसे हुई थी न्यूमरोलॉजी। बेसिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस डिवीजन से हम इन्हें लेके आए थे, मतलब वर्ल्ड में कहां कहां न्यूमरोलॉजी फैली हुई थी। पहले इसी बात को स्टडी कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? ओके, यहां पर दिख रहा होगा आपको मैप बनाया हुआ है, उसमें कुछ मार्क्स दिए गए हैं, रेड
कलर से मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ करे हुए हैं। ये वो एंशिएंट प्लेसेस थे जहां पर न्यूमोलॉजी या फिर टैरो डेवलप हुआ था। ये वो प्लेसेस थे जहां पर ओरिजिन कहते हैं न्यूमोलॉजी का या टैरो का। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें थी जिनके बारे में कहा जाता है, बट किसी के बारे में प्रूफ ज्यादा अवेलेबल है, किसी के बारे में प्रूफ कम अवेलेबल है। आपने न्यूमोलॉजी में कई लोगों ने कबालिक चीज सुनी होगी, कबालिक न्यूमोलॉजी सुनी होगी या कबाला साइंसेस सुनी होगी आपने। मैं म्यूट हो गया, सॉरी। आपने कबाला साइंस सुनी होगी। कबालिक जो लोग थे वो किस एरिया से बिलोंग करते थे, पता किसी को? कबाला साइंस कहां से डेवलप हुई थी? ईरान के पास। ईरान के पास में, जहां पर हम आज एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इलाका बोलते हैं, ईरान से थोड़ा नीचे आके आता है। इसके कोई एजेस नहीं है, इसके कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ये कहां तक सिविलाइजेशन फैली हुई थी। बट जो पुराने हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है वो यही कहते हैं कि ये यहां से कबालिक साइंसेस ओरिजिनेट हुई थी। आयरिश नॉलेज से भी इसमें इंपैक्ट आता है, ब्रिटिश नॉलेज से भी इसमें इंपैक्ट आता है। बेबीलोन जिसे हम कहते थे, बेबीलोन के अंदर का भी इंपैक्ट काफी देखा गया है इन साइंसेस के अंदर। ये सारा एरिया ऑकल्ट एरिया था पुराने टाइम पे। यदि आप में से कई लोगों को पता होगा कि आयरलैंड के अंदर तो आज भी प्रैक्टिसेस होती हैं, फिनलैंड के अंदर तो आज भी एनर्जी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसे हम विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो जो एंशिएंट टैरो थे वो इसी साइंस के थ्रू बने थे। और फिर उस पे राजा रानी ने या राजा की प्रजा ने अपने एम्बलम लगा दिए, अपने मार्क लगा दिए, कहीं ग्रीक, कहीं जर्मन, कहीं रोमन, कहीं अपने अपने कम्युनिटीज के मार्क लगा दिए। तो जो साइंस एनर्जी फील्ड से थी उस साइंस को एक कोर्ट यार्ड साइंस बना दिया या कोर्ट रूम साइंस बना दिया उसे, और आज हम उन्हें पढ़ते हैं। तो जो एंशिएंट हमारे पास न्यूमोलॉजी भी आई थी वो भी ऐसी आई थी। जो नंबर्स आज आप देखते हो, नंबर्स एंशिएंट टाइम पे ऐसे नहीं थे। आपको पता होगा ये बात, पुरानी हिंदी के जो नंबर्स थे 1 2 3 4 जो लिखते थे वो अलग पैटर्न पे थे, उनका मीनिंग भी अलग था। हिंदी पुराने टाइम पर दो नाम से जानी जाती थी, नागरी, देवनागरी। नागरी वो लैंग्वेज थी जो नगर में बोली जाती थी, देवनागरी वो लैंग्वेज थी जो हायर अथॉरिटीज बोलती थी या यूज करती थी। जब भी कभी हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, नंबर्स का ये स्ट्रक्चर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि नंबर का ओरिजिन कहां से हुआ है, कौन सा नंबर किस वाइब्रेशन को, किस फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। मैंने कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के आपके नोट्स में प्रयास करा है। कई बार आपके पास बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी वाकई में कुछ देती भी है या हम सिर्फ ये काम करते रहते हैं या ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तो मैंने एक टॉपिक दिया आपके पास में, स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स। मैंने आपको नंबर्स का फॉर्मेशन बताया है यहां पर कि किस किस नंबर में कैसे कैसे कॉन्टूर्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे मोड़ होते हैं, कैसे सीधी लकीरें होती हैं और उसका मतलब क्या होता है। ये मैं आपको और भी डीप में पढ़ाऊंगा कि ये नंबर ऐसे क्यों बने हैं, इससे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये आप ही के नोट्स हैं जो आपको मिलेंगे बेसिक लेवल के अंदर। ये मैंने काफी सारे आपको एनालिसिस दिखाए हुए हैं यहां पर नोट्स में, आपको पढ़ने को मिलेंगे कि नंबर की फितरत कैसी होती है। अब यहां आप देख सकते हो, यहां अल्फाबेट भी दिखेंगे आपको कई सारे। इन मार्क्स में, इन डिविजनल मार्क्स में कई अल्फाबेट के स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे आपको। इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें ऐसा क्यों बनाया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज के ओरिजिनेशन के पीछे रीजन क्या था। ये यहीं से न्यूमरोलॉजी क्रिएट होती है। नंबर्स भी स्टडी करेंगे और अल्फाबेट्स भी स्टडी करेंगे। ये मैंने आपको काफी सारे नोट्स में पॉइंट दे रखे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि एग्जैक्टली साइंस है क्या। ये फिजिकल साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, इसे पढ़ने से फायदा क्या होता है, क्या वाकई में किसी काम की है या सिर्फ एक ढकोसला है जो कि हम सब लोग कर रहे होते हैं, या इससे कुछ मिलता भी है या बस कहने को क्योंकि एक फैशन चल रहा है तो सब लोग पढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आप लोगों ने इस साइंस को ज्वाइन किया है और कईयों ने मुझसे कहा कि हमने पहले बेसिक्स किया हुआ है तो क्या हमें बेसिक में कुछ आता है या नहीं आता। ये आप डिसाइड करना, ये आप डिसाइड करना। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि मैक्सिमम लोग ऐसा होता था कि मेरे पास एडवांस कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर दोबारा वो बेसिक में एनरोल करते हैं
और फिर से वो एडवांस में दोबारा आते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें लगता है कि वो पढ़ के आए थे, बट फिर लगता है कुछ मिसिंग रह गया, कुछ डॉट्स कनेक्ट करने बाकी थे, वो डॉट कनेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि बेसिक से स्टार्ट करना, क्योंकि साइंस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बेसिक में मैंने हर चीज को एनालाइज करा है, डिटेलिंग दी है आपको। जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास में, मैं आपको आज इसका ब्रीफ दे रहा हूं कि एग्जैक्टली मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या, मेरा पैटर्न कैसा है पढ़ाने का। कई सारी चीजें मैं अभी आज पढ़ाऊंगा आपको, कल से और डिटेलिंग पे चलेंगे। एडवांस के अंदर सारा कैलकुलेटिव मेथड है, और प्रिडिक्शन मेथड आपके पास एडवांस के अंदर नेक्स्ट लेवल पे चलेगा। और उसके बाद भी ये काम चलेगा रिसर्च पे, जो हर सैटरडे होगा। और सैटरडे वाली क्लास की कोई फीस नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग आपके पास मेंबरशिप होती है, आप इस कोर्स के थ्रू ही उसमें एनरोल करते हैं। न्यूमोलॉजी के अंदर नंबर्स का शेप बहुत मैटर करता है, नंबर का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। हमारे नाम का जो पहला अक्षर होता है हमारी लाइफ का, वही हम काम करते हैं। आप सब लोग मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ लिख के दो, मैं आपको थोड़ा क्या प्रिडिक्शन करना सिखाता हूं। सब लोग यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दो, आपकी प्रिडिक्शन लेके दिखाता हूं आपको। मैं आपको भी करके दिखाता हूं काम, कि हर नंबर का कर्म क्या होता है, आप इस जीवन में एक्चुअली क्या करने आए हो, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लगता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट द पर्पज ऑफ लाइफ थ्रू डेट। तो ये काम आपको अभी से ही करना आएगा। इसे शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके, आप यहां प्लेस कर सकते हो, मैं आपके आंसर भी देता रहूंगा, साइड बाय साइड आपको हल्की हल्की प्रिडिक्शन भी बताता रहूंगा। मेरी हर क्लास में आपने दो काम करने हैं। एक काम तो ये कि मेरे पास हर सेशन हीलिंग सेशन होता है, मैं हीलर हूं, आपका ऑरा स्कैनिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी थ्रू आउट द सेशन। तो अगर अपना वीडियो ओपन रख सको तो आपके लिए बेनिफिट है, मैं आपका ऑरा से कनेक्टेड रहूंगा और आपकी हीलिंग करता रहूंगा। सेकेंड चीज, अपना डेट ऑफ बर्थ हर क्लास में आते ही मेंशन कर देना है। आपके लिए जो भी प्रिडिक्शन होगी इनडायरेक्टली मैं आपके पास पहुंचा दूंगा, नाम से नहीं, आपकी डेट से। और आपको पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, ये हर किसी को पता होता है। नाम स्पेसिफाई नहीं करूंगा, केवल डेट से बात करूंगा आपसे। ओके, तो ये काम अब करते हैं, इस पर स्टार्टिंग करते हैं। एक्सप्लेनेशन अभी और भी दूंगा आपको, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, किस तरीके से काम करूंगा, वो सारा एक्सप्लेनेशन अभी चलेगा। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23, आप पैदा हुए 23 तारीख को। अब 23 में हमारे पास दो अंक दिखते हैं, 2 और 3। हर अंक का एक लॉर्ड होता है, देयर इज अ प्लैनेट फॉर एवरी नंबर। पहले एक बार देखते हैं लॉर्डशिप क्या क्या है हर प्लैनेट की, ताकि आपको याद हो जाए हाथ के हाथ। जिसको याद है ठीक है, जिसे याद नहीं है ध्यान से देखना। पेन पेपर ले लीजिए, जिसने नोट डाउन नहीं करा हुआ है वो नोट डाउन कर लीजिए। नाइन प्लैनेट्स हैं हमारे पास में। नंबर 1 दिया गया है सन को, नंबर 2 मून को, नंबर 3 जुपिटर को, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मर्करी, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न, नंबर 9 मार्स, और नंबर 0 स्पिरिट एनर्जी वॉइड। इसके बारे में बताऊंगा आपको, ये कैसे इसको लेते हैं, इसको कैसे डीलिंग करते हैं। हमारे पास 9 प्लैनेट्स आपके लिए मेंशन करें, और साथ में 0 भी मेंशन कर दिया। 0 का नरेशन काफी कम जगह आपको मिलता है, क्योंकि 0 को नरेट करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। मैं आपको तरीके बताऊंगा 0 के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, 0 से जुड़ते कैसे हैं, इससे गाइडेंस कैसे लेते हैं। 0 से जब आपको गाइडेंस लेनी हो तो आपको मेडिटेशन करना पड़ता है।
हर नंबर के साथ में मेडिटेशन के थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हैं। हर नंबर का आपके लिए गाइडेंस अलग अलग हो सकता है मुझे नंबर ने कुछ गाइडेंस दिया हो, आपको उसमें कुछ और भी ऐड कर दे। हर इंसान के पास गाइडेंस अलग अलग पहुंच सकती है। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। आपने अपनी सारी डेट ऑफ बर्थ मुझे लिख के दी, मैं थोड़ी थोड़ी प्रोडिक्शन करनी सिखाता हूं उसमें आपको। नंबर 23 हमने पहला स्टार्ट किया था नंबर 23 से। 23 के अंदर आप देख सकते हो कि मून है और जुपिटर है, नंबर 2, नंबर 3, और टोटल अगर करें इसका डेट का तो नंबर क्या निकला 5। 2 + 3 5। 3 रोल इस इंसान को जिंदगी में मेजर करने पड़ेंगे। 1 द क्वीन, दैट इज नंबर 2। सेकंड द जुपिटर, दैट इज नंबर 3। 5 द प्रिंस, दैट इज नंबर 5। आपके नंबर के अंदर आपके रोल लिखे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत एंजॉयमेंट फील होगा और आपको कनेक्टेड फील होगा कि क्या हमारे लाइफ का पर्पस है। इमीडिएटली जब भी कभी किसी का नंबर 23 हो, ये लाइफ में 3 रोल करेगा इंसान, 2 का, 3 का, 5 का। 2 स्टैंड्स फॉर क्वीन, 3 स्टैंड्स फॉर जुपिटर टीचर, 5 स्टैंड्स फॉर मर्करी, दैट इज प्रिंस और प्रिंसेस। लिख लीजिए जिसको पता नहीं है। आराम से रख लो। जब हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास तीनों रोल दिखाई दिए। 2 और 3 फॉर्मेशन कर रहे हैं 5 की। क्वीन और टीचर के क्रिएशन से बन रहा है प्रिंसेस या प्रिंस लाइक कैरेक्टर। आपकी लाइफ में आपका फर्स्ट हाफ जो जाएगा वो क्वीन वाला जाएगा। आपका सेकंड हाफ जो होगा लाइफ का वो टीचर वाला होगा। जो ओवरऑल लाइफ का पैटर्न जाएगा आपका वो प्रिंसेस या प्रिंस लाइक पैटर्न होगा। लिखिए, जो फर्स्ट हाफ है आपका वो क्वीन गवर्न लाइफस्टाइल होगा। क्वीन का मतलब किंग भी हो सकता है। क्वीन का मतलब होता है अ क्वीन लाइक स्ट्रक्चर फॉर द मेल इज वेरी सॉफ्ट पार्ट। कई बार मेल कहते हैं कि हमारा नंबर 23 है, अब हमें कैसे आप बताओगे, हम तो क्वीन नहीं हो सकते। मेल भी क्वीन लाइक हो सकता है और फीमेल भी किंग लाइक हो सकती है। इसे कहते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन। अ मेल कैन बी फेमिनिन, अ फीमेल कैन बी मैस्कुलिन। तो जब दो को मैं क्वीन बोल रहा हूं और किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ अगर आ जाए तो दैट मीन्स टू से दैट मेल पर्सनैलिटी इज फेमिनिन। इस पे और भी बात करेंगे, इसको और भी इलेबोरेट करेंगे। फेमिनिन और मैस्कुलिन को हम अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से भी समझ सकते हैं। अगर आपने नाड़ी पढ़ा है, हम राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल कहते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल किससे गवर्न होता है, मून से। राइट नॉस्ट्रिल किससे गवर्न होता है, सन से। लिखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल किससे गवर्न होता है, मून से, और राइट नॉस्ट्रिल किससे गवर्न होता है, सन से। तो ऐसे इंसान का लेफ्ट नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड मिलेगा आपको। जैसे इंसान का लेफ्ट नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड मिलेगा, वो इंसान इमोशनल होगा, क्रिएटिव होगा और स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर काफी ज्यादा इंक्लूडेड रहेगा, विलिंगली और अनविलिंगली। इसे फेमिनिन कैरेक्टर कहते हैं, इसे मून कैरेक्टर कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखना, नंबर 2 का हमने नरेशन दिया, अब नंबर 3 का नरेशन देना है। नंबर 3 क्या होता है, जुपिटर। अभी आपको लिखवाया। नंबर 3 को हम कहते हैं आपका ज्ञान, आपकी एक्वायर्ड नॉलेज, जितनी भी आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। बट नंबर 3 से आप नॉलेज गेन तो देखते हो, नॉलेज का एक्सप्रेशन पूरा नहीं आता नंबर 3 से। नंबर 3 स्टैंड फॉर गेनिंग द नॉलेज, एब्जॉर्बिंग द नॉलेज। एक्सप्रेशन इज नॉट गवर्न बाय नंबर 3। नंबर 3 से एक्सप्रेशन गवर्न नहीं होता नॉलेज का, केवल एक्यूमुलेशन गवर्न होता है। यहां तक बात ठीक? अब हमने 2 फैक्टर पढ़े। पहला मून फैक्टर पढ़ा कि ये इंसान कैसा है, फेमिनिन। फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक होती है मैस्कुलिन और एक होती है फेमिनिन।
एनर्जी अगर आपने रेकी पढ़ी है, एनर्जी साइंसेस पढ़ी है, तो उसमें दो टाइप की और होती है, मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड। जितनी भी मैनिफेस्टेड एनर्जी है वो ब्राइट प्लैनेट से लेते हैं, सन से लेते हैं। जितनी अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है वो मून से लेते हैं। लिख लीजिए, फेमिनिन नंबर से या मून से लेते हैं अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। अब ये अनमैनिफेस्टेड कैसी होती है? ऐसे इंसान की साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, उसे अननोन में ढूंढने को बहुत इंटरेस्ट रहता है, अननोन चीजों की तरफ जाने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, ऐसी चीजों को ढूंढता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, कई बार आंखों से दिखाई नहीं देती। वो एनर्जी के रियल फॉर्म तक पहुंचने का प्रयास करता है। द पर्सन विद मून कैरेक्टर shows a behavior in which you can see that person is trying to get into the source, trying to connect with the source. That is the moon nature. और ज्यादा बढ़ जाए अगर मून नेचर तो फिर लुनेटिक कहते हैं। सुना होगा सबने कि लुनेटिक बिहेवियर कहते हैं कि अब पागल हो गया है, ये पता नहीं किससे बात कर रहा है अकेला बैठा बैठा। तो जो किससे बात कर रहा होता है ना बैठा बैठा, ये भी मून नेचर से गवर्न होता है। अगर किसी का नंबर 23 है तो ये बिहेवियर उसके फर्स्ट डिजिट से आ रहा है। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? एक चीज और दिखाता हूं पूरे नंबर के एनालिसिस के साथ साथ, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा सब लोग। हर नंबर के जितने भी कंपाउंड नंबर बनते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल अभी 23 की बात कर रहे हैं, तो इस नंबर के भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। इसे कहते हैं इनर पार्ट, इसे कहते हैं आउटर पार्ट। ये आप अपने अंदर होते हो और ये आप दुनिया के सामने होते हो। दिस इज योर पर्सनैलिटी इन द इनर वर्ल्ड। मून, जुपिटर, दिस इज योर पर्सनैलिटी इन आउटर वर्ल्ड। इस सिलेबस में मैं आपको कुछ योग के बारे में बताऊंगा, कुछ एसोसिएशंस होती हैं प्लैनेट का, कंजंक्शन होते हैं प्लैनेट के। इस कंजंक्शन को हम कहते हैं, हमारे पास मून और जुपिटर का कंजंक्शन क्या कहलाता है? पढ़ाया था आप लोगों को, कुछ लोग पुराने वाले हो। गज केसरी, गज केसरी कहते हैं, पक्का? ओके, तो मून और जुपिटर कंजंक्शन को हम गज केसरी नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस योग में आता है। जब भी किसी का मून और जुपिटर साथ में होता है उसके पास कुछ ब्लेसिंग्स पहुंचती हैं, जो मैं लेटर ऑन आपके पास एक्सप्लेन करूंगा। बट ये कॉम्बिनेशन बहुत ऑस्पिशियस होता है, ज्ञान और बैलेंस दोनों अच्छा मेंटेन रहता है। ऐसा इंसान ज्ञान की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, सौभाग्य की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ ज्यादा जाएगा, उसे ये सब चीजें लाइफ में ज्यादा मिलती हैं। अभी के लिए इतना लिख लो, आगे और भी नरेशन दूंगा। आज तो फर्स्ट क्लास है, सिर्फ डेमो दे रहा हूं, अभी तो बहुत सारी बातें और करनी है इस चीज में। तो जब भी कभी हम किसी का गज केसरी फॉर्मेशन देखते हैं, 23 का फॉर्मेशन देखते हैं, तो दैट मीन्स टू से कि हम उस इंसान के पास ऑस्पिशियसनेस देखेंगे। अब इनर वर्ल्ड में वो इंसान है 2 और 3, आउटर वर्ल्ड में क्या है? मरकरी। अंदर उसने साइकिक एबिलिटीज अपनी हासिल कर ली, मतलब थर्ड आई उसने अपनी क्वालिटी में पाई है। बचपन से उसकी थर्ड आई की एनर्जी हाई रहेगी। सेकंड नंबर 2 से हम थर्ड आई की एबिलिटी लेते हैं, साइकिक एबिलिटीज लेते हैं। मून स्टैंड्स फॉर योर साइकिक एबिलिटीज और योर साइको एबिलिटीज, दोनों लेते हैं। साइकिक एबिलिटीज भी लेते हैं और साइको एबिलिटीज भी लेते हैं। तो इंसान या तो होता है बावला या इंसान होता है एनर्जी वाला, दोनों निकलते हैं मून से। तो अगला नंबर हमारे पास है नंबर 3। नंबर 3 लेते हैं आपके मणिपुर चक्र से। नाभि के 3 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। यहां आपका जुपिटर फोकस्ड होता है, यहां जुपिटर की एनर्जी होती है, सन की और जुपिटर की एनर्जी। तो जब भी कभी आपके पास नंबर 23 होगा तो आपका कौन कौन से चक्र की एनर्जी हाई पर है? थर्ड आई, मणिपुर और नंबर 5 जिसके साथ में होगा। अभी मैं नंबर 5 को भी एक्सप्लेन करता हूं, लिख लो, आराम से लिख लो।
Number 2 stands for third eye. Number 3 stands for Manipur chakra, that is solar plexus. आपकी नॉलेज सेंटर, आपका ईगो सेंटर, आपका मनी सेंटर, आपका सोलर प्लेक्सस होता है। किसी इंसान को बिजनेस को बढ़ाना है तो उसकी सोलर प्लेक्सस की हीलिंग की जाती है। यहां से आपकी पूरी एनर्जी रेगुलेट होती है। ये एडवांस के अंदर आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं इन सब बातों के बारे में कि कौन सा नंबर किस चक्र को गवर्न करता है। ये सारा कुछ टॉपिक है आपके सिलेबस में, पढ़ाऊंगा मैं आपको कि आपकी एनर्जी कैसे कंट्रोल होती है या कैसे रेगुलेट होती है। अब आते हैं नंबर 5 पे, अंदर से आप कैसे हो। नंबर 2, नंबर 3, टोटल में क्या निकले, नंबर 5। अब 5 नंबर कैसा होता है, 5 को कहते हैं कॉमेडियन, 5 को कहते हैं इंटरेक्टिव। 5 इज मर्करी, मर्करी इज कॉमेडियन, मर्करी इज इंटरेक्टिव। 5 नंबर मैंने बताया कॉमेडियन भी होता है, इंटरेक्टिव भी होता है। अगर मुझे इंटरेक्शन करना है किसी से तो मुझे उसकी समझ होनी चाहिए। अगर मुझे कॉमेडियन होना है तो पब्लिक की समझ होनी जरूरी है, उनके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो उसके लिए मेरे दिमाग को बहुत तेज होना चाहिए, मेरी इंटेलेक्चुअल स्किल्स काफी हाई होनी चाहिए और इंटरेक्शन स्किल्स भी काफी हाई होनी चाहिए। मुझे बात करते हुए कंट्रोल होना चाहिए मेरी बात पर और दिमाग पर भी। तो मर्करी गवर्न्स योर लैंग्वेज, योर स्पीच, योर नरेशन and also governs your intelligence, how you gonna use your energy, your knowledge. आप अपनी एनर्जी और नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करोगे ये दिखाता है मरकरी। नॉलेज कलेक्ट किससे करते हैं, अभी बोला था जुपिटर से, नंबर 3 से। नंबर 5 से हम क्या करते हैं, नॉलेज जो कलेक्ट करी थी उसका यूज, कि हाउ वी गोना यूज दैट एक्वायर्ड नॉलेज, दैट इज जुपिटर। दुनिया से कनेक्शन के लिए नंबर 5 बहुत काम आता है। यू कनेक्ट विद पीपल थ्रू नंबर 5। मर्करी इज अ क्लाउन ऑल्सो, मर्करी जोकर है, मर्करी क्लाउन है, मर्करी है मस्खरा, मजे करने वाला, स्टैंड अप आर्टिस्ट। कई बार मैं जैसे आपको कोर्स में तंग करता रहता हूं कि क्लास में मृत घोषित नहीं होना है, जीवित रहना है। डोंट बिहेव डेड इन द क्लासरूम, बी अलाइव। और कई बार आपसे पूछूंगा बीच बीच में कि जीवित हो तो ऐसे करो, मृत हो तो ऐसे कर लो। पता लगना चाहिए कौन कौन मर गया, पता लगे कि इंसान है कि थे। तो क्लास में इंटरेक्टिव होना चाहिए, क्लास को बोरिंग नहीं होना चाहिए। कई लोगों की क्लास इतनी सीरियस होती है, मैंने पढ़ा है कईयों से, ऐसे ऐसे मुंह बना के पढ़ा रहे होते हैं। भाई सीरियसनेस काम में दिखाओ, शक्ल पे नहीं। लाइफ में सीरियस होता है एक ही इंसान जो आईसीयू में होता है, उसका हक बनता है सीरियस होने का। डॉक्टर भी कहता है ही इज वेरी सीरियस। मैंने अपने प्रोफेशन में कई बार बोला पेशेंट्स को कि ही इज वेरी सीरियस। वही सीरियसनेस छोड़ के आओ, क्लास में रखो इंटरेक्टिव, पूरी क्लास को कनेक्ट करो, हीलिंग होगी, ऑरा क्लेंजिंग होगी, ऑरा स्कैनिंग होगी, डेली कनेक्ट करेंगे, प्रॉपरली इस काम को पढ़ेंगे। ये खाली फिजिकल वर्क नहीं है, ये एजुकेटेड वर्क नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्क भी है। और हम यहां पर किसी कनेक्शन की वजह से आते हैं। हर किसी के साथ हमारा कनेक्ट ऐसे नहीं एस्टेब्लिश होता, हम इररिलेवेंटली कनेक्ट नहीं होते किसी से। लॉजिक होता है, नेचर का एक रीजन होता है। सो हमारे पास में नंबर्स का जो कनेक्टिविटी होता है वो किससे गवर्न होता है, मरकरी से। मरकरी आपको दुनिया से कनेक्ट करता है, ठीक। ओके, मरकरी का एक और मतलब भी होता है, मरकरी है मैसेंजर। मैसेंजर, मैथमेटिशियन, चालाक, हद चालू। चालू चपाती लिख लेना, इसे चपाती भी ऐड करो इसके आगे। ये इतना ज्यादा मैथमेटिशियन है कि हर रिश्ते में मैथमेटिक्स घुसाता है, और मैथमेटिक्स में रिश्ते, रिश्तों में गणित घुसाते हैं और गणित में रिश्ते। ये जिसको भी चाहें उसको ठग सकते हैं, इसे महाठग कहते हैं मरकरी को। मरकरी नंबर इज नोन एज द मोस्ट notorious personality that you can ever gone through or you can ever meet with. ये हर चीज करते हैं अपने मुताबिक, करेंगे दूसरे की पर होगी इनकी। आपने प्लैनेट मरकरी के बारे में सुना है, बचपन में सोलर सिस्टम सुना होगा।
पढ़ा होगा मरकरी कहां पर होता है? सन के नेक्स्ट टू। लाइफ में भी मरकरी वहीं होता है, सन के नेक्स्ट टू। जहां पावरफुल पर्सनैलिटी वहीं मरकरी। लिखो, मरकरी को पावर हंगर होता है। मरकरी कभी भी अपनी क्वालिटीज को वेस्ट नहीं करता, ना ना ना। जहां पावर वहीं मजे। इसे पता है मसाला कहां पर है, which side of bread is buttered. So Mercury will always be in association with a high power pack personality. It will never be wasting its talent for any Tom, Dick and Harry. Mercury invests their talent. तो Mercury is a number of investment. ये बैंकर्स को देते हैं हम नंबर, सीएस को देते हैं नंबर। अगर आपको सीए की फॉर्म खोलनी है, कोई नाम रखना है, आपको मैं नेम सिखाऊंगा कैसे रखते हैं, नेम करेक्शन कैसे करते हैं, वो भी आएगा हमारे पास में। तो नेम करेक्शन के लिए हम मर्करी यूज करते हैं। मर्करी नंबर कनेक्टिंग नंबर होता है, किसी से जुड़ने का नंबर होता है। लिख लो, आराम से लिख लो। जब भी हम मर्करी नंबर से कांटेक्ट करते हैं, मर्करी नंबर हर काम के लिए बढ़िया है, सिवाय एक के। शादी मत करो बस इनसे, बाकी सब ठीक है। अफेयर करो, दोस्तियां करो, दिन लगाओ, काम कराओ, बैलेंस शीट बनवाओ, बैंक के फॉर्म भरवाओ, सारे पैसे इनके हाथ में दे दो, बट एक काम के अलावा शादी डेली मनाना पड़ेगा, डेली जोत बत्ती करनी पड़ेगी नाक के आगे। बहुत मनाना पड़ता है, बहुत प्लीजिंग नंबर होता है, क्योंकि राजकुमार है, राजकुमारी है भाई। ठाट बाट ऐसे ही है, ये नहीं मानते ऐसे नॉर्मली। राजा मान जाएगा, रानी मान जाएगी, ये नहीं मानते। इनका कैरेक्टर ही ऐसा है, इन्हें मनाओ। तो नंबर 23 पीपल आर दोज पर्सनैलिटीज whom you have to pacify every day. कि भाई कितना मनाऊं, हे माते मान जाओ, हे पिताजी मान जाओ, नहीं मानते। गॉड ब्लेस यू मॉम। मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं, एग्री एग्री एग्री, माई दिस इज लाइक दैट, दैट इज लाइक दैट। मरकरी है ऐसा। हम शादी करने के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल नंबर कहते हैं जुपिटर को, सबसे वर्स्ट नंबर कहते हैं मरकरी को। मरकरी नंबर के साथ में शादी नहीं करवाते, और अगर हो जाए तो ध्यान रखो फिर इनका, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस बहुत हाई है। मरकरी इज अ प्रिंस और अ प्रिंसेस, इनको पैम्परिंग चाहिए, इनको बहुत बहुत मतलब ध्यान चाहिए। मरकरी जब तक सरेंडर ना हो तब तक मरकरी मैथमेटिशियन है, उनको फॉर्मूले पे काम करना आता है। इन्हें पता है कब मजे लेने, किससे लेने हैं, कहां लेने हैं और कितने लेने हैं, दे नो। तो जब भी कभी आप मरकरी को देखोगे, ये हरकतें याद कर लेना अपने जहन में। मरकरी अच्छा किस चीज के लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए। मरकरी कनेक्टिविटी के लिए अच्छा होता है। मरकरी को हम कहते हैं नारद मुनि। लिखो, नारद मुनि या चाणक्य, इनके पास प्रिंसिपल्स हर चीज के होते हैं। दे कैन फॉर्मुलेट एवरीथिंग वेरी इजीली। आप मुसीबत लाओ और मरकरी हाथ में रख दो कि भाई ये मुसीबत है, मुझे जल्दी से शॉर्टकट सिखा। ये ऐसा रास्ता निकालेंगे जो दुनिया में लोग करते हैं 10 के एफर्ट्स, ये 3 के एफर्ट्स पे काम कर देंगे आपके लिए। इनका एफर्ट वेस्ट नहीं होता। ये थोड़ा सा दिमाग में बहुत सारा काम करते हैं। ये कहते हैं जब मुझे पैसे मिलने हैं इतने ही, तो मैं अपना टैलेंट वेस्ट क्यों करूं? थोड़े पैसे में जितना काम हो सकता है उसे भी स्क्वीज कर देते हैं कि जल्दी से कोई और कर दे तो अच्छा है, और अपना काम भी किसी और से करवा लेंगे। मर्करी इज फैन ऑफ दैट थिंग कि मर्करी एक्ट्स एज अ लॉर्ड एंड एवरीवन एक्ट्स एज अ सर्वेंट इन फ्रंट ऑफ मर्करी। तुम करो। और इतना ज्यादा इनके पास कैपेबिलिटी है कि बातों से कोक्स कर देते हैं। मान लो मरकरी की और राहु की किसी से लड़ाई हो जाए, राहु है वॉरियर, राहु भिड़ता है बिना सोचे समझे। मरकरी वो इंसान होता है जो राहु के तिल्ली करता है भिड़ने के लिए कि तू चल टॉमी शू। तो टॉमी शू करने वाला जो होता है मरकरी होता है। लिख लो, इसे कहते हैं टॉमी शू नंबर। ऐसे ही लिखना, जल्दी समझ में आएगा अगली बार। When number 5 is more in your chart, you are actually like Tommy Shue. That character is enhanced. अब और भी कैरेक्टर प्रोनाउंसिएट हो गया। तो डबलिंग ऑफ मर्करी जब होती है चार्ट में, हम ऐसा नंबर किसे देते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स को, शेयर मार्केट होल्डर्स को, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, और दिमाग तेज चलने का कॉम्बिनेशन होता भी है। मर्करी इज मेंट फॉर दैट ओनली। यू नीड मर्करी फॉर दैट। सो ये मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया 23 का। वैसे तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत एक डिटेलिंग दूंगा, आपको पता लगेगा क्या होता है। जितने मेरे पुराने वाले हैं काफी
मैंने चीजें चेंज करी हैं, ध्यान से सुनते रहना। आप लोग जरूर लिखना ये जो चीजें चल रही हैं, जितने पुराने बैचेस वाले लोग हैं, आपको शायद कुछ नई नॉलेज शेयर होगी। अगर कोई दिन के 5वें घंटे पे पैदा हुआ है, दिन में 2 बार 5 बजते हैं, एक सुबह के एक शाम के। सुबह वाला मरकरी एक्टिव मरकरी है, रात वाला मरकरी पैसिव मरकरी है। लिख लो। एनर्जी किस मरकरी की ज्यादा होगी? फॉर श्योर डे एंड नाइट से आप डिसाइड कर सकते हो, फॉर श्योर। और इंसान के टाइम का उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो शाम वाले पार्ट में पैदा होते हैं उनका बिहेवियर नॉक्टर्नल होता है, वो रात को एक्टिव होते हैं। जिनका टाइम सुबह का होता है वो अर्ली मॉर्निंग में एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सुबह 3 बजे बावली हो जाते हैं। देखा ना कुछ कुछ इंसान को। जैसे मेरी फैमिली से पूछोगे तो उनकी जिंदगी मैंने ऐसी ऐसी तंग कर रखी है, सुबह 2:30 बजे उठता हूं मैं, तो they are nocturnal and I am aboral. So I wake up at 2:30 in the morning and that is the morning for me. For them that is night. वो रात के 2:30 बोलते हैं, मैं सुबह के 2:30 बोलता हूँ उसे। तो हर बार ये काम होता है कि हम अपने टाइमिंग के हिसाब से उठते हैं और टाइमिंग के हिसाब से हमारे नरेशन बनते हैं। मॉर्निंग एक्टिवेटेड नंबर जितने भी होते हैं, ये मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं इसका। मॉर्निंग एक्टिवेटेड नंबर जो होते हैं वो मॉर्निंग में फ्रेशनेस फील करते हैं, उनकी सारी क्रिएटिविटी मॉर्निंग आवर्स में आती है। अगर वो जल्दी उठ के काम करना शुरू करेंगे, उनकी एनर्जी मैक्सिमम रिजल्ट देगी उनको। और यदि कोई इंसान मॉर्निंग में पैदा हुआ है और देर तक सोता है, आप उस देखना उसकी बोन्स में दर्द रहेगा, उसकी लाइफस्टाइल में बहुत हिंड्रेंस रहेगी और बहुत ही डुअलिटी फेस कर रहा होगा लाइफ में। ही और शी वोंट बी दैट मच हैप्पी। एक सैडनेस परसिस्टेंट होगी इनके साथ में, बिकॉज दे आर गोइंग अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द लॉ। अगर आप किसी भी इंसान को देखो, उसका टाइम गेज करो, अगर वो इंसान सुबह पैदा हुआ है तो उसे बोलो सात्विक होने को कि सुबह उठे, सनराइज से पहले नहा ले। वो जिंदगी में अपनी हेल्थ को प्रमोट करेगा, अपनी वेल्थ को प्रमोट करेगा, अपनी एजुकेशन को प्रमोट करेगा। और यदि वो सनराइज से पहले नहीं कर पाता रूटीन अपना, आप देखना एक नेग्लिजेंस दिखेगी आपको उसके हेल्थ में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, रिश्तों में। हमेशा पिछड़ रहा होगा कहीं ना कहीं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होगा। हो सकता है लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, पैसे अच्छे कमा रहा हो, मॉनेटरी गेन्स हो रहे हो, बट हैप्पीनेस नहीं होगी, इंजॉयमेंट नहीं होगा। दे बीट देमसेल्फ बाय द टाइम और दे आर बीटन बाय द टाइम। अगला नंबर लेते हैं यहां पर, अभी और पढ़ाऊंगा थोड़े बहुत इसके नंबर्स की क्वालिटीज आपको बता रहा हूं। ओके, कल से भी और काम करेंगे इस पर सीरियस लग के। आज जितने भी लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे ना, मैं कुछ नोट्स भेजूंगा आपको नंबर्स के, थोड़े एनालिसिस के बारे में, याद से वो नोट्स पढ़ लेना। आज ही ग्रुप में ना मैं शायद 80 या 90 पेजेस डाल दूंगा आपके लिए, वो जरूरी है पढ़ने के लिए, बेसिक्स है वो आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, जितने भी लोग ग्रुप में ज्वाइन करते आ रहे हैं, आज डल जाएंगे, कल मॉर्निंग में डल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप लोग कैसे ज्वाइन कर रहे हो। नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे और डेली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप यदि क्लास मिस कर लेते हो, कोशिश करना मिस ना करो और क्लास में ना अटेंटिव रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, मैंने भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करे हैं, मेरे पास वीडियो कलेक्शन पता नहीं कितने वीडियोस की है, कई कई टीवी की हार्ड डिस्क भरी पड़ी है, एक दिन देखेंगे, वो दिन नहीं आया, नोट्स बढ़ते जा रहे हैं और क्लास की डंप बढ़ते जा रहा है, कभी मौका नहीं पड़ता वो वीडियो देखने का। क्लास में जितना अटेंटिवली पढ़ लिया ना, वही नॉलेज बन गई, नहीं तो फिर बाद में स्क्रैच से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, कनेक्टिविटी गेन नहीं हो पाती। तो जब भी कभी अगर क्लास में ऐसा परफॉर्म करने का मन करे ना, क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तब तो वीडियो ठीक है, बट क्लास के साथ में वीडियो देखोगे ना, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ट्राई करना है इस बात के। अच्छा जी, और नंबर देखते हैं जरा। जो पुराने वाले हैं उनके नंबर नहीं ले रहा मैं जो नए वाले हैं उनके ले रहा हूं। पुराने वालों को डाटा तो उनको याद हो चुका है लगभग, आपसे इतनी बार बातचीत हुई है। अरे वाह, एक डेट ऑफ बर्थ दिखी है अच्छी सी है, लिखो सारे सारे, इसमें देखना करेक्टरिस्टिक्स, ये मास्टर नंबर पे आधारित है, 22/11/1996। मैं नाम नहीं लेता किसकी है डेट ऑफ बर्थ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जब कभी भी आपके पास डबलिंग ऑफ नंबर आती है, ध्यान से सुन लेना, डबलिंग ऑफ नंबर इज नोन एज मास्टर नंबर। लिखो इसे, डबलिंग ऑफ नंबर इज नोन एज मास्टर नंबर। मास्टर कौन होता है?
जो अपनी स्किल्स की मास्टरी करने आता है और अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज को एक्सप्लोर करने आता है। ठीक, तो अगर आपका नंबर कार्मिक है, मैं पढ़ाऊंगा, कुछ नंबर कार्मिक होते हैं, कुछ नंबर मास्टर होते हैं। अगर आपका नंबर कार्मिक है, आपका नंबर मास्टर है, तो भगवान ने कह के भेजा, बेटा तेरे साथ तो मैं मजे लूंगा, और थोड़े डबल एक्सेल में। दुनिया के साथ होंगे एक्सेल, एल, पर आपके साथ होंगे डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल। जरूरत से ज्यादा क्वालिटीज पे टेस्टिंग देनी पड़ेगी। आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मल्टीपल टाइम्स होगा। जब कभी भी किसी का डेट ऑफ बर्थ में आप मास्टर की अपीयरेंस देखो, जैसे यहां पर डेट ऑफ बर्थ में 22/11/1996, आप यदि इस डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करो, 22/11 डबलिंग आ रही है, 2 की डबलिंग, 11 की डबलिंग, और 1996 से कौन सा नंबर आ रहा है? 16। 1996 से आपके पास टोटल आएगा 16। बताऊं कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन के भी तरीके होते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे सीखने। जब कभी हम इस पैटर्न से किसी इंसान को भरा हुआ देखते हैं, 16 नंबर को कहते हैं कार्मिक नंबर, 11 को कहते हैं मास्टर नंबर, 22 को कहते हैं मास्टर नंबर। पहले ध्यान से सुनना, फिर लिखेंगे। जिनके पास कार्मिक नंबर होता है, कार्मिक नंबर क्यों होता है ये पूरा हमारे पास मैं पढ़ाऊंगा। कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, सब पढ़ाऊंगा। मैं बता रहा हूं इफेक्ट कैसा होता है। आपने बचपन में कैटापुल्ट देखी? गुलेल, गुलेल पत्थर बांधते हैं, पत्थर लगा के छोड़ते हैं। कार्मिक लाइफस्टाइल जिनका भी होता है, जिनकी लाइफ में कार्मिक नंबर होता है, उनकी लाइफ में कैटापुल्ट इफेक्ट बहुत मिलता है देखने में। मतलब लाइफ में परफॉर्म करते हैं आगे, पर लाइफ कहीं ना कहीं उतनी आगे नहीं जाती जितना वो परफॉर्म करते हैं। उनके एफर्ट्स बहुत होते हैं, उनको रिजल्ट्स कम मिलते हैं। जैसे दुनिया में दूसरे लोग चलेंगे 10 कदम, तो पहुंचे 10 कदम। कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर 10 कदम चलेगा, पहुंचेगा 6 कदम, 7 कदम। अब वो बार बार इरिटेट हो गए, 3 कदम कहां जा रहे हैं मेरे, ये कौन सी डेट क्लियरेंस कर रहा हूं, किसी 3 कदम का वेस्टेज हो रहा है। बट हमेशा याद रखना, ये जो गुलेल होती है ना, कैटापुल्ट होती है, ये कई बार आपको पीछे खींचती है। कार्मिक और मास्टर नंबर में ना ये पीछे खींचने का इफेक्ट फील होता है आपको। बट आप एक बात भूल जाते हो, जब एक कैटापुल्ट रिलीज होती है ना, ये गुलेल छुटती है, तो दुनिया चल रही होती है, आप उड़ रहे होते हो, आप लीप लेते हो, आपके पास लीप भी आती है। तो कार्मिक नंबर्स की हमेशा क्वालिटी हमेशा समझ के चलना। कार्मिक नंबर्स, मास्टर नंबर्स हैव द क्वालिटी ऑफ कैटापुल्ट इफेक्ट। स्टार्टिंग में, अर्ली एज में, हो सकता है 20 साल 30 साल खूब टेस्टिंग हो आपकी, कार्मिक रिलीज है, वो ऐसे ही होता है। चाहे क्रिब कर लो, चाहे क्राई कर लो, चाहे रो लो, चाहे पीट लो, वो होगा तो होगा, आप उससे बच नहीं पाओगे। अच्छा है, एक्सेप्टेंस करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को नॉर्मल रखो, और मजे लेके काम करो। कि भाई किचन में बर्तन धोने का काम मिला है, तो मजे से धोते हैं। धोने तो वैसे भी है रो रो के, और खुशी होके भी धो नहीं है, तो क्यों ना खुश होके धो लें। क्या पता बर्तन धोते धोते कुछ फिनोमेना क्रिएट हो जाए खोपड़ी में। तो दैट इज द कार्मिक थिंग। जिनके पास अभी कार्मिक नंबर थे ना, जब लॉकडाउन लगा तो मौत पड़ गई उनको, क्योंकि बाइयां अवेलेबल नहीं थी, हाउस अवेलेबल नहीं थी, और कार्मिक नंबर वाले के ऊपर प्रेशर बहुत था काम करने का, सारे हेल्प भी चली गई। तो बेचारे ऐसे बर्तन धो रहे थे रोते रोते। कईयों का कॉल आया, सर जीवन में बहुत ही नर्क खड़ा हो गया, परिवार इतना खाना खाता है, पहले स्विगी जोमेटो हमारी हेल्प करते थे, आज वो चीजें नहीं है अवेलेबल। ऐसे बकासुर की तरह खाना खाता है, 40-40 रोटियां खाते हैं लोग। मतलब देवर क्राइंग लाइक दिस कि सर क्या करूं, एक आधे को खून हो जाएगा मेरे हाथ से। मैं कहा नहीं, खून नहीं करना है, बर्दाश्त करना है, कॉर्ना है, आया है, चला जाएगा। सो एवरीवन हैज विटनेस दिस थिंग। हर किसी ने अपने अपने लेवल पे इंपैक्ट देखा है। जिसका कार्मिक नंबर होता है ना, उसे लाइफ लॉन्ग ये फील हो सकता है। मेरी बात पहले सुनो, फिर लिखना आराम से। देखो, डिसिप्लिन के 10 साल गुजार लो, या रोते रोते 40 साल, 20, 60 साल, 70 साल गुजार लो, आपके ऊपर है। कुछ टाइम डिसिप्लिन का, फिर इंजॉयमेंट का, और नहीं तो सफरिंग। आपने कई लोगों की जिंदगी देखी होगी, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, कहीं ना कहीं से सीख समझ के आए हो मेरे पास। हम कार्मिक को समझ नहीं पाते। हम कार्मिक के नाम पे ना सैटर्न को लेकर रोते हैं सिर्फ, कि सैटर्न खराब प्लेनेट है, सैटर्न ने ये कर दिया वो कर दिया। सैटर्न है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? यू, योर फैमिली, योर थिंग्स, योर प्रेजेंट, योर पास्ट। ये रिजल्टेंट तो फेस करना सबको पड़ता है। हंस लो, रो लो, आपके ऊपर। अगर और रोगे तो सैटर्न तो है ही अपना काम कर रहा है,
रोते रोते सैटर्न का इफेक्ट फील करोगे तो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। 7.5 ही हो गई, सैटर्न की ढैया आ गई, और परेशान हो जाओगे कि सर नीलम पहना दो। अब नीलम उंगली में पहन ली, इधर नीलम रो रही है, इधर आप रो रहे हो। आपको देख के नीलम रो रही है कि किसके हाथ में पहना दिया, आप नीलम को देख के रो रहे हो। 40,000 रुपए लगा दिए, कुछ नहीं मिला। 30,000 रुपए का गोल्ड लगा था, 40,000 के रत्न आया था, 70,000 की अंगूठी पहनी और कुछ बिगड़ा भी नहीं। तो सैटर्न जब मजे लेता है ना, ऐसे ही लेता है। सैटर्न मींस कार्मिक क्लियरेंस। यू हैव टू डू योर कार्मिक क्लियरेंस, वी ऑल हैव टू डू अवर कर्मास। किसी किसी की बैंड बजती है, मुस्कुरा के बजवाओ ना, रोते रोते की बजवानी है। दो तरीके होते हैं बैंड बजवाने के, या तो हंसते हंसते बजे या रोते रोते। इफ यू वीप, सैटर्न विल हर्ट यू मोर। इफ यू क्रिब एंड क्राई, सैटर्न इज बैड एट दैट। सैटर्न आपके पास 3 लेवल पे वर्क करता है, ध्यान से सुनना प्लीज इस चीज को। मनसा, वाचा, कर्मणा। मेंटल, वर्बल एंड फिजिकल। ये 3 लेवल पे हमारे सारे काम होते हैं। अगर आप ये समझते हो कि दुनिया में आपने एक्शन सुधार लिए अपने और बच गए, तो ये फेक है। हमने जबान से किसी को हर्ट थोड़ी करा है, हमने गाली थोड़ी दी है, हमने किसी को पीटा थोड़ी है। बेटा मन में तुमने क्या किया ये बताओ। जो तुम्हारे मन में चौधरी साहब कूदते हैं डेली के डेली, और जो तुम डेली डेली मन में बैंड बजाते हो, उसका हिसाब किताब कौन लेगा? तो सैटर्न फर्स्ट एक्ट्स ऑन योर माइंड। व्हेन सैटर्न कम्स, it controls your mind, it controls your thought process, and that's why the personality feels stuck up by the brain. सैटर्न जब भी लाइफ में आता है, किसी के कार्मिक क्लियरेंस के लिए आता है, तो पहले आपको ऐसा फील होता है कि मेरे दिमाग नहीं चल रहा, मेंटल स्टकअप फील होता है, बहुत ही हेजीनेस फील होती है कि लाइफ में जाऊं तो जाऊं कहां। एंड दैट इज द रोल ऑफ सैटर्न। वो करने यही आया आपके पास कि अब अगर कर सकता है तो करके दिखा। इफ यू आर परफॉर्मर, ना परफॉर्म, एंड आई एम टेस्टिंग यू। So this is the bestest teacher or the worst teacher or your nightmare. Saturn is like that. So whenever the Saturn impact is there, if you are hurting yourself, someone is hurting you, understand it is a testing period. You have to smile and perform. Saturn means labor. If your date of birth includes number 8, now write down. If your date of birth includes number 8, time of birth includes number 8. अगर आप 8वें घंटे में पैदा हुए हो, सुबह के या रात के, सुबह के पैदा हो तो फिर भी ठीक है, रात के पैदा हो तो गॉड ब्लेस यू। अब थोड़ा ज्यादा मसाला फील होगा लाइफ में आपको। 20 बजे के आसपास पैदा हुए, 20 के आसपास पैदा हुए, तो सैटर्न का इंपैक्ट होता है। अगर आप अष्टमी पे पैदा हुए हो, अष्टमी, अष्टमी पता क्या होती है? 8th लूनर डे, प्रथमा से लेके अमावस्या या पूर्णिमा तक हमारी लूनर मेंशंस की डेट होती है। सन हमारा मून ट्रेवल करता है और मून के हिसाब से हम डेट देखते हैं। तो अगर आप 8th फ्रेगमेंट ऑफ मून पे पैदा हुए हो तो आप अष्टमी पे पैदा होते हो। 8वें घंटे पे, अष्टमी पर, 8th तारीख में यदि आप पैदा होते हो तो अष्टम का इफेक्ट आता है आपके ऊपर। इफेक्ट और भी तरीके से आता है, मंथ में पढ़ाऊंगा, ईयर में ही पढ़ाऊंगा कि अगर मंथ में 8th आ जाए, ईयर में 8th आ जाए तो उसे कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उसका इंपैक्ट कैसे होता है, इस पे हम डिटेलिंग करेंगे। मल्टीपल 8 आ जाए तो क्या होता है, इस पे भी डिटेलिंग करेंगे। बट मेजर आपको सुनना है कि अष्टम पे पैदा हुए हो तो दुनिया में अपना काम करने आए हो। सैटर्न मींस लेबर। वर्क लाइक अ लेबर, देन यू विल एंजॉय लाइक अ किंग और यू विल लिव लाइक अ किंग। If you don't know how to perform like a labor, then you can't have a life like a king. Write down please. इसे लिख लो। सैटर्न का आने का पर्पस ये होता है कि टू टीच यू हाउ टू वर्क लाइक अ लेबर, एंड देन सैटर्न विल गिव यू द ब्लेसिंग विच किंग अवेल्स। पर पहले मेहनत, उसके बाद इंसेंटिव। इंसेंटिव तब आता है जब सैलरी आ चुकी होती है, मंथली परफॉर्मेंस देख ली आती है आपकी, उसके बाद इंसेंटिव रखा था आपकी पॉकेट में। कभी कभार वो पीनट्स होती हैं, कभी कभार वाकई में कंटेंट होता है अच्छा खासा, तो डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। इफ योर डेट ऑफ बर्थ हैज मल्टीपल कार्मिक नंबर, मल्टीपल मास्टर नंबर, देन दिस कंडीशन इज प्रायर। डेट में यदि मास्टर नंबर आए, कार्मिक नंबर आए, तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है। डेट रिप्रेजेंट्स योर मेंटेलिटी। राइट डाउन, the date represents your mentality. Date means the date, not the month, not the year. Date means exact the date, exactly the date.
जैसे हमने केस लिया 22/11/1996, तो इसमें डेट हमारे पास 22 है। तो इफ द मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर इज इन योर डेट ऑफ बर्थ, देन यू आर देयर फॉर कार्मिक रेजोल्यूशन और कार्मिक सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट अदर नंबर्स आर। बाकी नंबर्स को भी देखते हैं, बताऊंगा कैसे देखते हैं। डेट के अंदर यदि 22 है तो इंसान के पास करेक्टर कैसा हुआ? क्वीन लाइक। दो दो क्वीन एक साथ, एक मयान में दो तलवार रह नहीं सकती, यहां दो क्वीन एक साथ बैठी हैं। अब क्या करेंगी वो वही करेंगी जो उन्हें करना है। और दोनों क्वीन मिलकर क्या बना रही है? राहु। नंबर 4, मून राहु कॉम्बिनेशन। देखिए प्लीज, 22 से हमारे पास क्या बनता है? नंबर 4। डेट को समझने के लिए प्लैनेट्स को समझना बहुत जरूरी है और मैंडेटरी है। मून कैसा होता है? मून है फास्टेस्ट मूविंग हेवनली बॉडी अराउंड अस, हमारे आसपास भटकने वाली कोई ऐसी चीज जो कि पागलों की तरह भागी जा रही है। मून ऐसा ही होता है, मून की लाइफ भी ऐसी होती है कि भाग रहे हैं, कहां पता नहीं, क्यों भाग रहे हैं पता नहीं। और साथ में राहु और आ गया एडिशन से, तो मतलब आपने वो मूवी देखी है, क्या कहते हैं उससे, क्या नाम था उसका, धूम। उसमें एक बाइक दिखाई गई थी, उसका एक बटन दबाते थे, पीछे नॉस निकलता था, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती थी, बाइक की स्पीड तेज हो जाती थी। ये जो नॉस का सिलेंडर होता है ना, ये स्पीड वाला सिलेंडर जो होता है, बूस्टर सिलेंडर, इसे कहते हैं राहु। राहु जब भी आपके डेट में आता है ना, राहु आपका बूस्टर इंजन ऑन कर देता है। आप जो करोगे तेजी से करोगे, जो रिजल्ट आएगा बहुत सुपर फास्ट स्पीड से आएगा। राहु इज रेस्टलेसनेस, राहु इज कांस्टेंट एंगेजमेंट इनटू समथिंग। राइट डाउन प्लीज। मून के साथ राहु मतलब मेंटल रेस्टलेसनेस, दिमाग हर वक्त कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में एंगेज रहता है। ऐसा इंसान चैन से सो भी नहीं सकता, रात को सोते सोते सपने आएंगे, वो भी ऐसे आएंगे पता नहीं कहां कहां भाग रहे हैं, कुछ चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, किले फतेह कर रहे हैं। नींद 2 घंटे से ऊपर नहीं आती इन्हें, कॉन्टिन्यूस स्लीप पूछो कितने घंटे की है, 2 घंटे 3 घंटे। उसके बाद इधर से उधर, जैसे ओवन टोस्टर के अंदर हम अपना टोस्ट ग्रिल करते रहते हैं पलट पलट के, वैसे ही रात को बिस्तर पे पलटते रहते हैं। मून को अच्छी नींद नहीं आती, राहु को अच्छी नींद नहीं आती, लिख लो। मून को राहु को अच्छी नींद नहीं आती, और दोनों एक साथ बैठ गए तो हैप्पी दिवाली। अब सो के देखो, ऐसा इंसान कभी भी मन में शांति फील नहीं करता, उसे मेडिटेशन बहुत करना चाहिए। फॉर सच पर्सनालिटी मेडिटेशन इज हाईली रिकमेंडेड, कि भाई दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा नहीं तो अगर आपने मेडिटेशन नहीं करा। और जो चीज भी सोचना चाहें मस्त सोच सकते हैं, इतना ज्यादा हाइपर इमेजिनेटिव ब्रेन होता है कि बहुत ही क्वालिटी का। मैं किसी एक इंसान की बैंड नहीं बजा रहा हूं, ठीक है, तो मन में यह मत समझना कि ये मनुष्य हमारी बैंड बजाने के लिए बैठा है यहां पर। ये डेट के कैरेक्टर्स हैं, आपकी डेट में खाली डेट नहीं है, मंथ भी है, ईयर भी है, तो उसका भी इंपैक्ट होता है। मैं पूरी पतरी नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ डेट एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो चैन पकड़ना इस बात के लिए, कभी आज घर के जितने मून बैठे हैं सबकी वाट लगा डालो कि तू तो ऐसा है, तू तो नहीं, ये नहीं करना। कंट्रोल योर इमोशंस। अभी मून की बैंड बजाएंगे बाद में, अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, ये किसी एक प्लैनेट का बिहेवियर पैटर्न है, और अभी ये इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट गाइडेंस बाद में बताऊंगा कैसे होती है। यहां तक क्वालिटी समझ में आई? पक्का? बढ़े आगे। मून वाले इंसान आपको बताए थे हाइपर साइकिक एबिलिटीज लेके पैदा होते हैं, थर्ड आई काफी अच्छी होती है, या फिर उनके अंदर साइको एबिलिटीज काफी अच्छी होती है, और दोनों एक साथ ही होती है वैसे तो। जो साइको होते हैं वही साइकिक होते हैं। आप कभी हीलो की शक्ल देखो ना, यकीन है तो अपनी स्क्रीन पे देख लो, मतलब मैं, हमारी हालत ही ऐसी होती है, नॉर्मल लोग हमसे बात ही नहीं कर पाते। मेरी मम्मी मुझे तांत्रिक कहती है, मेरी मम्मी ये नहीं कहती कि डॉक्टर था,
तू टीचर था, तू ये था, वो ना 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 ना, कुछ नहीं, तू तांत्रिक है। और मैंने कहा जब बीमार पड़ती हो तो तांत्रिक ही तो ठीक करने आता तुम्हें, तो डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पाते तुम्हें। कोरोना के जितने केसेस थे इस तांत्रिक ने तो सॉल्व किया अभी भी, तंत्र मार मार के। फिर हंसती है मेरे ऊपर, बेटा नहीं है मेरा, ठीक कर दे। मैंने कहा वाह मेरी माँ, इमोशनल मेलोड्रामा। तो मेरी माँ बिल्कुल निरुपमा रॉय हो जाती है उस वक्त, तेरी बूढ़ी माँ है, उसकी हड्डियां दुखती। और मैं कहा वाह वाह मेरे शेर, यही तो बचा था जिंदगी में कि मैंने ये भी सुनना था। तो हमारे पास में, हमें पहले ही दुनिया ऐसे देखती है। मेरी ये नहीं देखते कि इस आदमी ने पढ़ाई कितनी करी है, ना जी ना, ये तो पैदल है। तो आपकी भी ऐसे ही वाट लगाई जाएगी। जितनी रीडिंग करते हो, जितनी हीलिंग करते हो, दुनिया हमें ऐसे ही देखती है। अचीवमेंट जितनी मर्जी कर लो, कहेंगे तो यही सब करते हैं, वाट लगाते हैं डेली। और जितना मून आपका बढ़ेगा, आपकी शक्ल और भी ऐसी हो जाती है कई बार काम करते करते कि दुनिया ना शक करते हुए शक करके आती है। ये हम सब हीलर्स की मुसीबत है, हमारी आईज बहुत डिफरेंट हो जाती है। जो हम हीलिंग करते हैं, हमारी आईज बहुत पियर्सिंग हो जाती है। आपने अगर किसी भी मेडिटेटर इंसान की आंखें देखी हो, डू यू नो नेम नोन एज रजनीश ओशो? आंखें देखी हैं उनकी, पियर्सिंग आईज। आपने किसी भी मेडिटेटर की आंखें देख लो, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, आप किसी भी मेडिटेटर को देखो, उसकी आंखें देखना, खतरनाक आंखें होती हैं इनकी। क्यों? त्राटक करते हैं, थर्ड आई गेज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आंखों की एबिलिटी इतनी हो जाती है कि हम इंसान को नहीं, उसकी सोच को देख लेते हैं। ये मेडिटेशन से आता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, सबके पास होती है, जो प्रैक्टिस करता है उसके पास होती है। और जिसने कभी अंधेरे में मेडिटेशन किया हो, जैसे 3 बजे 3:30 बजे अगर आप अंधेरे में मेडिटेशन करते हो तो आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन होता है। थर्ड आई पर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन होता है, जो उजाले में नहीं होता। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम दिन में मेडिटेशन करना चाहते हैं, रात को करना चाहते हैं। रात को है तामसिक आवर। तामसिक मेडिटेशन का इफेक्ट अलग होता है, सात्विक मेडिटेशन का इफेक्ट अलग होता है। द मॉर्निंग मेडिटेशन इज द बेस्ट वन, बिकॉज इट इज द सात्विक टाइम पीरियड ऑफ मदर नेचर। सात्विकता है मॉर्निंग में। 3 बजे आपके दिमाग में थॉट नहीं होती। आपने 3 बजे अगर उठ के देखा हो, दिमाग को 5 बजे तक तो चलने की हैबिट होती है। सिर्फ एक ख्याल होता है, नींद नहीं आ रही है। एक ही लैंग्वेज होती है दिमाग के अंदर की, बहुत नींद आ रही है, सुला दे, कुछ भी कर ले, सोने दे बस। एग्री ऑन दिस पॉइंट? रात के 11 बजे अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हो, दुनिया भर की हर समस्या है दिमाग में। सुबह से शाम तक का हर थॉट आपके दिमाग में, आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा अपने आप को न्यूट्रल करने में। ट्रू फैक्ट। तो मॉर्निंग मेडिटेशन अच्छा हुआ, इवनिंग मेडिटेशन? यू डिसाइड। मैं आपको हमेशा इस बात के लिए बोलता हूं कि मॉर्निंग मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन। मुझे मतलब किसी डॉगी ने थोड़ी काटा है, और काट भी ले, मैं क्यों उठूं सुबह 2:30 बजे? 2:30 बजे उठ के आदमी 3 बजे नहा धो के मेडिटेशन करने बैठा है, सात्विक होके। किस लिए? क्योंकि एक डॉगी है जो काट रहा है मुझे डेली। और मैं सच बताऊं, ये एनर्जी वाला डॉगी काटता है डेली। हम सुबह 3 बजे के बाद सो नहीं पाते, बिकॉज समथिंग वेक्स अस अप। दैट एनर्जी टॉक्स टू अस कि भाई उठ जा। यदि मेरा म्यूट हो गया था फिर से, एक मिनट, अब आ रही है आवाज? ओके। ये मेरे हैंड जेस्चर देखकर ना म्यूट कर लेता अपने आप ही। वो हैंड जेस्चर, इसका मोड जूम का आ गया ना कि आपके जेस्चर देखकर ना जूम अपने आप ही डिसाइड कर लेता है यू नीड दिस थिंग। तो हैंड जेस्चर मोड है, ये बार बार म्यूट कर देता है। तो आपको कई बार आपने सुबह सुबह उठ के देखा होगा इस बात को, आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे होती है। दुनिया कोई थॉट आपके दिमाग में नहीं होता। कोई एनर्जी आपको कई बार फील होता होगा, उठाती है मुझे, कोई पुश करता है मुझे कि उठ। हो सकता है आपका ब्लैडर फुल हो जाए, हो सकता है आपकी सांस चोक हो जाए, हो सकता है कोई घबराहट हो सकता है आपको ऐसा लगे किसी ने हाथ हिला के उठाया, बॉडी मूव करके उठाया। बट ये सब एंजेलिक कॉल होती है कि दिस इज द टाइम फॉर यू टू इवॉल्व, टू मेडिटेट। नंबर्स में जितने मास्टर नंबर होंगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ, अगर प्राइमरी बोलूं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मास्टर नंबर अपीयरेंस है, अपने रूटीन को सात्विक करना। आपका 7:30 का टाइम पीरियड चल रहा है, पूरा रूटीन सात्विक कर दो। आपके ऊपर पितृदोष है, मैं आपको देखना सिखाऊंगा पितृदोष कैसे देखते हैं। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो अपना रूटीन सात्विक कर दो। और इन सब कंडीशन के अंदर एक सजेशन है मेरा, मानना ना मानना आपके ऊपर है, मैं सिर्फ सजेशन दूंगा, अपना नॉन वेजिटेरियन बिहेवियर छोड़ देना। ये मैंने देखा है खुद करके।
कि इफ द पर्सन इज कंज्यूमिंग नॉनवेज, अगर कोई इंसान नॉनवेज खाता है ना, तो तामसिकता उसके अंदर मेंटेन रहती है। और ऐसा देखा है मैंने कई सब्जेक्ट्स पे टेस्टिंग किया इस चीज को, कि जब उनका डिफिकल्ट टाइम पीरियड चल रहा था, सैटर्न इंपैक्ट था, राहु इंपैक्ट था, केतु इंपैक्ट था, या जुपिटर इंपैक्ट था, कुछ टेस्टिंग चल रही थी उनकी, तो उनकी लाइफ के अंदर जब वो सात्विक हुए ना, तो उनको एडिटिव बेनिफिट्स होने शुरू हुए, लाइफ का पैटर्न चेंज हो गया उनका। ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा, खुद करा, तब मुझे फील हुआ। आई वाज स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन, मैं बहुत अच्छे लेवल का शुद्ध मांसाहारी था, 3 टाइम का। कभी शाकाहार को मैंने तवज्जो नहीं दी लाइफ में। तो इतने शुद्ध मांसाहारी इंसान के साथ में क्या होता है कि वो शाकाहार को प्रमोट नहीं कर सकता। दिल में आता है क्या हो गया, हीलर तो है, हीलिंग तो सबके पास है, हर साइंस में हीलर बैठे हैं, मॉन्क्स तो खुद भी नॉनवेज खाते हैं, मैं खाता हूं तो क्या हो गया। लॉजिक था, बहुत बढ़िया लॉजिक था। अब हम हीलिंग कर रहे थे इस विचारधारा से, एनर्जी ने मजे लेने शुरू करे हमारे साथ। हमने एक बार नॉनवेज खाया, हमें वॉमिट हुई, अगली बार खाया डायरिया हो गया, और जब जिस दिन खिचड़ी खा रहा हूं उस दिन सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा यार आईबीएस तो नहीं हो गया, पेट में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो गया, कहीं इंटेस्टाइन के अंदर कोई इंफ्लेमेशन लगता है। मेडिकल नॉलेज थी, डॉक्टर से टेस्टिंग कराए, सब नॉर्मल। फिर दोबारा खा के देखा, फिर सेम रिपीटिशन, पैटर्न समझ में आ गया। मैंने कहा यार ये तो कुछ चल रहा है। चार्ट चेक करा अपना कि 7.5 ही तो नहीं चल रही, 7.5 भी नहीं थी। सैटर्न का कोई इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल नहीं था। कंफर्म कर लिया हर तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं थी, ये सिर्फ एनर्जी दिक्कत थी कि बॉडी ने अब इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना। बॉडी इज जस्ट स्पीकिंग ऑफ दिस एनर्जी आउट ऑफ सिस्टम। जैसे ही नॉनवेज खाना बंद करा, अपने आप बॉडी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करा कि यार कुछ और चेंज आ रहा है। मसाले नहीं खाए जाते, अनियन गार्लिक खाना बंद कर दिया। मुझे से इंसान ने जैसे गार्लिक के बगैर फूड पसंद नहीं आता था, अब अगर मैं गार्लिक खा लेता हूं तो मुझे हेडेक फील होता है, मुझे डाउजीनेस फील होती है। बॉडी ने हर डार्कनेस को रिमूव करना शुरू कर दिया। तामसिक चीजें जितनी भी थी अपने आप उन्हें छोड़ दिया, एग तक नहीं खा पाता, बॉडी ऐसी हो चुकी। और इससे सबसे ज्यादा खुश कौन मेरे घर में? मेरी माता, क्योंकि वो है इस्कॉन से, वो 3 टाइम की माला फेरती हैं और मैं 3 टाइम का चिकन खाता था उन्हीं के दूसरे कमरे में बैठ के। तो शी यूज्ड टू हेट मी एंड नाउ शी इज, मेरा बच्चा कितना साफ हो गया है। मैंने कहा एनर्जी की वजह से नहीं, ये कृष्ण का चमत्कार है। मैंने कहा अच्छा, ओहो, काम तुम्हारे वाला। तो दुनिया आपका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करती है कि जो भी काम हो रिजल्टेंट बिकॉज ऑफ देम। जिंदगी जब फेल हो गए ना, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किसी का, फेल हुए अपने कारण से, तुम नालायक थे। सक्सेस ली है, मेरा कंट्रीब्यूशन है, याद नहीं तुझे मैंने किया था तेरा हेल्प। जब लाइफ में सक्सेस मिलती है ना, एवरीबडी इज काउंटिंग देयर रोल, एवरीबडी इज टेकिंग देयर पोर्शंस, एंड व्हेनेवर यू आर डिफीटेड, तू है ही पागल, तेरे बस की नहीं थी। दुनिया सारी ऐसे मजे लेती है। सो हमेशा याद रखना, जब भी कभी तामसिक चीजें कंज्यूम करो, पहली बात तो गिल्ट मत रखो। अगर आप तामसिक चीजें कंज्यूम करते हो तो गिल्ट इंसान को बहुत मारता है। अगर आपका गिल्ट चल रहा है तो उस चीज को छोड़ दो, दैट विल बेस्ट फॉर यू। अगर गिल्ट नहीं है, कॉन्शियसनेस अलाउ करती है उस चीज को लेना, लेते रहो। कहीं कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें लिखा हो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जिस दिन बॉडी छोड़ने पे आई ना, अपने आप छोड़ देगी। मेरी ने छोड़ दिया, तो इसलिए कोई गिल्ट कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, किसी सिस्टम में नहीं लिखा है, ये आपके ऊपर होता है। दिस इज योर चॉइस। एम आई क्लियर ऑन दिस? 22 नंबर है, 11 नंबर है, 16 नंबर है, नॉनवेज अवॉइड करना। रिपीटिशन ऑफ नंबर है, मतलब मास्टर नंबर हो, 11, 22, 33। 33 डेट में होगा, डेट में होगा 33। अब 33 नंबर की कौन सी डेट हो गई? मैं 33 की डेट बोल रहा हूं, ये मान गए। 33 नंबर नेम में होता है, 33 नंबर डेट में नहीं होता। नेम का टोटल करोगे तो 33 आता है। 33, 44, 55, 66, 77 अप टू 99, ये जितनी भी डेट होती हैं, इनके लोग नेम में हो चाहे डेट में, वो तामसिक फूड को अवॉइड करोगे तो बेहतर रहोगे। अगर आपके पास चार्ट के अंदर, हम चार्ट बनाएंगे, लॉशू चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर यदि आपके पास राहु ज्यादा हो, सैटर्न ज्यादा हो, केतु ज्यादा हो, तामसिक चीजें अवॉइड करना, क्योंकि तामसिक नंबर पहले आपके पास में है। तामसिक नंबर का इंफ्लुएंस ऑलरेडी आपके साथ में है। तामसिक का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस।
अल्टीमेट स्टेट ऑफ शेयर इग्नोरेंस। तो वो चीज फिर प्रमोट हो जाती है उस कैपेबिलिटी से। कहानी समझ में आ रही है? एक मिनट मोड चेंज करके देखता हूं सबकी शक्ल में। कहानी समझ में आ रही है? जीवित हो ऐसे करो, मृत हो तो ऐसे कर लो। बहुत बढ़िया, गिनती पूरी हो रही है, शाबाश। जीवित रहना, हिला नहीं किसी ने। कोई मरने वाला हो तुरंत बताओ, गोइंग टू डाई, इलाज करेंगे। हीलर सारे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम हीलर भरे हुए हैं। अच्छा, हीलर से याद आई, इस फील्ड में जब भी एंटर करने वाले हो, ऑकल्ट साइंस पढ़ने वाले हो, कोई ऐसा आफत नहीं कि इसी बैच में आके मतलब धमाका करना है, अगले बैच में आ जाना, जब जी करे तब आना। लिमिटेड ऑफर जितना भी है वो मैम बता देंगे, कोमल मैम, उनसे पूछ लो क्या ऑफर चल रहा है, कैसे चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आती बातें। मुझसे ना तो फीस पूछनी, ना मुझसे कोर्स की टाइमिंग पूछनी, मुझसे कंटेंट में बात करनी है। प्रेडिक्शन मेरा काम है, वो दिमाग उनका मत चाटना। मुझे फीस भी समझ में नहीं आती, मैं अलग टाइप का हूं। फीस पूछनी डिपार्टमेंट में पूछो, किसी से मेरे एडमिन वगैरह से पूछ लो, मुझे माफ करना। सैटरडे को ना हम फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। आप लोग साथ में आओगे और वहां पर हीलिंग लोगे। सेशन के ड्यूरेशन में तो आपकी हीलिंग करूंगा, उस सबको बेनिफिट होगा। प्लस आप सैटरडे हीलिंग भी लो, अपनी फैमिली के नाम डालो, अपने जितने नियर डियर वंस हैं जिसके भी नाम डालने, सैटरडे हीलिंग पे डालो। इससे होता क्या है, इससे आपकी साइकिक एबिलिटीज और एनहेंस होती है। जब मैंने आपसे एनर्जी एक्सचेंज ले लिया तो अब मैं आपको हीलिंग दे सकता हूं, पर्टिकुलरली आपको जितने भी लेवल तक चाहूं। जो हम सैटरडे को हीलिंग करते हैं वो हम अकार्मिक हीलिंग करते हैं। वो किसी इशू के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं करते, वो हम सबके लिए बैलेंस करके करते हैं। पर यहां पर मेरा फर्ज बनता है आपको हील करने का, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे एनर्जी एक्सचेंज का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है। तो जब तक आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज फॉर्मेट में हो, आज आपने एनर्जी एक्सचेंज दे दिया, सैटरडे वाला डिस्कशन जब तक चलेगा आप मेरे साथ रहोगे। ओके, सो आई हैव टेकन समथिंग फ्रॉम यू, नाउ आई हैव टू गिव समथिंग टू यू। समथिंग की डेफिनेशन हर किसी की अपनी अपनी होती है। ओके, हीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आपका ग्राउंडेडनेस बनी रहे। नहीं तो आप न्यूमोलॉजी को ना केवल एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन में सीखोगे, स्पिरिचुअल लेवल पे कभी समझ ही नहीं पाओगे। कई लोग हैं न्यूमोलॉजी को बहुत ही सुपरफिशियल समझते हैं कि साइंस बेकार है, ये सब सुपरफिशियल साइंस है। हमारे क्लाइंट को फंसाने के लिए हमने सीखी थी। क्लाइंट को फंसाना भी सिखा दूंगा, क्लाइंट को लूटना सिखाऊंगा कि कैसे उसकी आत्मा तक बाहर निकालनी है। मैं नहीं करता, आप कर लेना। मैं नहीं करता। दुकान चलानी पूरी सिखाऊंगा, हड्डियां तक कैसे नोचनी है पूरी सिखा दूंगा, कर लेना। मैं नहीं करता, आप करना। आपका मन करे पूरा लूटो, हद लूटो, डकैत बन जाओ मेरी बला से। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट लेके दोनों चीज सिखाऊंगा। बट आपका कर्मा क्या है वो आपको तय करना है। मेरा कर्मा क्या है वो मैंने डिसाइड करा है कि मुझे ऐसे काम करना है, और मैं ऐसे ही काम करता हूं। पैटर्न समझ में आ ही चुका होगा मेरा। मैं पढ़ाने में वैसा नहीं हूं जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, थोड़ी सी पागलपंती है मेरे पढ़ाने में। और क्लास में किसी ने मनहूस मुंह नहीं बनाना। क्लास में पूरी क्लास में मेरा मुंह देखते रहना, एक भी बार ऐसा मनहूस मुंह दिखे तो तुरंत कहना सर मनहूस मुंह आ रहा है। ठीक, जिसका चेहरा सही है ना, उसका चेहरा, मोहरा, एनर्जी सब सही होती है। पहली बात आपका ऑरा होता है। जिसने ऑरा पे काम करना शुरू कर दिया ना, शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुश होने की, क्योंकि खुश होने की आदत नहीं होती हमें, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और फिर जब खुश होने की हैबिट पड़ जाएगी ना, चाह के उदास नहीं हो सकते। और जिस दिन उदास होने की प्रैक्टिस करोगे ना, उस दिन लगेगा यार कुछ मिसिंग हो रहा है लाइफ में, एक आध जोक हो जाए। लाइफ मजेदार है, इतनी सीरियस नहीं है। और जहां सीरियस है मैं बता दी ना आपको, आईसीयू के अंदर बहुत सीरियस है। सारे सीरियस होते हैं। जोक सुना के देखो, रिस्पॉन्स ही नहीं आता। ट्राई करके देखो भाई साहब, जोक सुनो, नहीं नहीं सुन रहा, अगला ऐंठ गया, बिल्कुल नहीं आता रिस्पॉन्स। सो वहीं पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, सीरियसनेस वाली। क्लास में बिल्कुल नहीं। आप देखो अपने काम में सीरियसनेस दिखाओ, अपनी प्रोडिक्शन में सीरियसनेस दिखाओ। आई वेलकम यू इन दिस। न्यूमोलॉजी को पढ़ने के लिए आपके नंबर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितना नंबर आपका कार्मिक होगा या जितना नंबर आपका मास्टर नंबर होता है, उतने ज्यादा आपने एक्वायर्ड सीरियसनेस अपने ऊपर रख रखी है। यू आर एक्वायर्ड सीरियस, यू आर नॉट बॉर्न सीरियस। यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज वेरी सीरियस पर्सनैलिटी। सॉरी, समझ गया, इसका वक्त ने फिर पकड़ लिया। होता है, बीच में मजे मजे लेगा, मुझे याद दिला देना, मेरा बाइक म्यूट हो गया, वो आ गया मेरे पास आइकन। जब भी कभी सीरियसनेस हो ना, अपने काम में दिखाओ।
प्रोफेशन में दिखाओ, वहां जरूरी है। अगर आपका नंबर कार्मिक है, अपने आप को सीरियसनेस से बाहर रखना। सैटर्न नंबर है, राहु नंबर है, केतु नंबर है, यू आर बॉर्न सीरियस। और इससे क्या होगा, लेथार्जी डेवलप होगी अंदर, घुटोगे अंदर ही अंदर, दूसरे मजे लेंगे आपसे, आप फंस जाओगे। जो सीरियस लोग होते हैं ना, उनके एडवांटेज बहुत लेते हैं लोग, याद रखना हमेशा। और जो हंसते रहते हैं ना, लोगों को आपका हंसता हुआ चेहरा पसंद नहीं आता ना जी ना। आप जरा किसी को मुस्कुरा के देख लो और मुस्कुराए जाओ, कहेगा कुछ तो बात है इसके मन में, इसे कुछ तो वो दिमाग खराब हो चुका है, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं दुनिया को, ना ना ना। तो जिसको भी देखो ना, खुश होकर देखो। अगला सोचता है खुश किस बात से था, ये मुझे देख के हंस रहा है या हंस के देख रहा है, कंफ्यूज कर दो। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हंस के देखना और देख के हंसना। मेरे घर में लोग पूछते हैं तू देख कर हंस रहा है हंस के देख रहा है, अरे मैंने कहा मैं तुम्हें देख कर हंस सकता हूं, मैं तुम्हें हंस के देख रहा हूं। बच गए, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब डिसाइड कौन करेगा, वो तो मैं करूंगा ना, मैं हंस के देख रहा हूं देख के हंस रहा हूं। बट ऑलवेज मेक योर एनर्जी हैप्पियर, व्हाई, बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर यू। आप धीरे धीरे मेडिटेटिंग स्टेट में जाना शुरू कर दोगे। जब आपके सबकॉन्शियस को इजी रहने की हैबिट होती है ना, तो ट्रबल को निकाल देता है। जितना ट्रबल निकालते जाओगे ना, आप देखना एक मेडिटेटिंग स्टेट आती है कॉन्स्टेंट। मेडिटेशन वो नहीं होता जो 1 घंटे करते हैं सुबह। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मेडिटेशन करते हो कई लोग मेरे साथ में, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं सुबह सुबह 5 से 6 बजे, आंख नहीं खुल रही, मेडिटेशन कर रहे हैं। और मैं इन्हें, जितने को नहीं पता है मैं बता देता हूं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मैं गाइडेड मेडिटेशन कराता हूं 5 to 6। इनकी आंख नहीं खुली होती, और जितनी खुली भी होती है वो भी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओम का उच्चारण मैं कर रहा हूं, ये तो चुपचाप बैठे हैं। मैं इन्हें ओम नहीं बोलने देता, क्योंकि इनका ओम है ऐसी तैसी वाला ओम। ओम में नंबर होते हैं 369, सबसे लकीएस्ट नंबर। इन्होंने 369 ही ऑफ कर देना है। कल परसों किसी ने ओम का रिकॉर्डिंग करके भेजा, ओम, मैंने कहा भाई बस कर दे, तेरा तो ओम मतलब ऐसा लगा है कि बस ओहो, दोबारा नहीं लगाऊंगा तुझसे आज के बाद। तो कईयों का ओम ओम नहीं होता, चित्कार, मतलब भौकाल मचा रखा है सुबह सुबह, ऐसा ऐसा ओम मारते हैं फेंक फेंक के। तो मैं इनसे ओम भी नहीं बुलवाता। आप अगर मेडिटेटिंग स्टेट में रहना चाहते हो ना, अपने माइंड को इजी रखो पहले तो, इससे आपका 369 एक्टिवेट होगा। लिख लो, आपके सिलेबस के अंदर ना मैंने नोट्स में एक चीज दी हुई है आपको, 369 का रेलेवेंस मैं दिखा देता हूं आपको। एक आदमी था, दुनिया उसे साइंटिस्ट कहती थी, उसका नाम था निकोलस टेस्ला। टेस्ला नंबर कहते हैं इसको, टेस्ला का 369 सीक्वेंस कहते हैं, नेट पे सर्च कर लेना टेस्ला का 369 सीक्वेंस, यहां पर एग्जांपल दे रखा है। इसने बोला था कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं उसमें से 369 ऐसा नंबर है, इन शीट्स को देखते रहो, मैं शीट्स बस आगे बढ़ा रहा हूं। 369 ऐसा नंबर है जिससे आप दूसरी दुनिया में, दूसरे लोक में प्रवेश कर सकते हो। ये सेकेंड डायमेंशन नंबर है। ओम को भी टेस्ला ने ऐसे लिख के दिखाया था। ये इतना जबरदस्त नंबर कहा गया टेस्ला के द्वारा कि आपको कहीं लकी नंबर चाहिए हो तो 369 इज द अल्टीमेट नंबर। और हर लैंग्वेज में 369 को आप ऐसे लिखा देख सकते हो। एक 369 बनता है और मैंने लिखा हुआ नीचे 378। देवनागरी में 378 का भी ऐसे ही एक रूपांतरण निकलता है, एक फॉर्मेशन निकलता है, यहां मैंने आपको बताया हुआ है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर भी आपका ये नंबर अपीयर करता है। मैंने आपको इन लैंग्वेज के भी नंबर दिखा रखे हैं, इन्हें देखना। जब खाली बैठोगे ना, ये नोट्स को स्टडी करना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट न्यूमरोलॉजी, कि न्यूमरोलॉजी कितनी डीप है, आप कहां तक समझते हो और ये कहां तक पहुंची हुई है। दिस इज नॉट अ सुपरफिशियल साइंस, दिस इज अ वेरी डीप साइंस। यहां तक बर्दाश्त? पक्का? हौसला बुलंद है? शाबाश। क्लास में पानी वानी रख के बैठा करो, बहुत प्यास लगे तो 1-2 बाल्टी रख लो, ऊपर भी डाला पिया भी, आंख खुली रहनी चाहिए। शुरू शुरू में ना 2 घंटे की क्लास, मौत लगेगी मौत। शुरू शुरू में इतनी हैबिट नहीं होती मैं बैठ के पढ़ने की, और कई सालों से हम नहीं पढ़े इतना सीरियस। जब इतना कंटेंट सुनोगे ना, दिमाग के अंदर थकान होती है, सबको होती है। बट जितना टॉपिक से साथ में जुड़ के रहोगे, आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपको टॉपिक भी समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग डबल बेनिफिट। बी इंटेलिजेंट, एक फीस में 2 का मजा। बी गुजराती। मेरे गुजराती फ्रेंड्स बड़े खुश होते हैं, कहते हैं सर आपकी क्लास में बहुत मजा आता है ना। क्यों? मैंने समझ गया, कम वक्त था।
तो सारे मजे लेते हैं। नंबर्स का पैटर्न समझ में आ रहा है शुरू हुआ। कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, कुछ अकार्मिक नंबर भी होते हैं। मैं भी इसको और डीपर में लेके चलेंगे, अभी बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने पहली क्लास लिखी हुई थी, पर आज एक डेमो है। पहली क्लास कल से होगी हमारे पास। द फर्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग टुमारो ऑनवर्ड्स। अपने पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करना है, तो अपनी डेट को एनालाइज करना शुरू करो आज से। मैं आपकी डेट में 3 चीजें छुपी होती हैं, वो आपको दिखा देता हूं कैसे इसको देखते हैं। मैं एक शीट शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आज से अपनी डेट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। ये देखो, लिख लो अपने पास। ये पूरा बना लीजिए, जिसने नहीं बनाया हुआ है अपने पास लिख लीजिए प्लीज से। डेट के अंदर डेस्टिनी नंबर छुपा होता है, लाइफ पाथ नंबर छुपा होता है। और डेट को यदि मैं डिफरेंशिएट करूं, 3 हिस्से में तोड़ूं, तो डेट, मंथ और ईयर में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। डेट से देखते हैं आपके थॉट्स या साइकी नंबर, मंथ से देखते हैं ब्लेसिंग्स, और ईयर से देखते हैं लक। आराम से लिखिए। जितने भी लोग आप हीलर्स हैं ना, जितने भी लोगों को हीलिंग आती है, अच्छा कितने लोगों की हीलिंग आती है यहां पर? कितने लोगों को? मैक्सिमम लोगों को आती है। हीलिंग के साथ में ना ये सारी साइंस आपको सपोर्टिव रोल देती है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप क्लाइंट के बारे में और भी समझ सकते हो कि इसका कर्मा क्या है। कर्मा को समझ के अगर हीलिंग करोगे ना, आप मुक्त रहोगे। कई बार आप क्लाइंट को लेकर ना इमोशनल हो जाते हो कि सफरिंग कर रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनना। आपको जितनी भी प्रिडिक्शन साइंस आती होंगी, जितनी भी नरेशन साइंस आती होंगी, वो यही सिखाती हैं कि सामने वाले के प्रश्न का आंसर दे दो। और आप भी कहते हो, हाय कितना बेचारा गरीब सा है, दुखी हो रखा है, इसकी सॉल्यूशन दे देते हैं। इमोशन आते हैं आपके बीच में। कई बार उनकी शक्ल से बहुत ही खुश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, प्रभावित होते हो उनसे। मेरे पास एक महिला का कॉल आया, मैंने बाकियों से शेयर करा हुआ अपने पुराने वालों से। उस मैडम ने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा मैम आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं बात नहीं करता डायरेक्टली। पहले मैं गाइडेंस लूंगा, आपका डेट टाइम प्लेस भेजिए, अपना एक फोटो भेजिए, मैं आपके लिए ऑरा स्कैन करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। पहले गाइडेंस ले लेता हूं एनर्जी से। मैडम ने अपना फोटो भेजा, और फोटो नहीं पोर्टफोलियो भेजा। ध्यान सुनना। उनके नील पड़े होते आंखों के नीचे, यहां पर नील पड़े होते, ब्रूज मार्क्स थे, किसी ने मारा है ऐसे मार्क, होंठ के पास, आंख के नीचे। अब आप सब में से मैक्सिमम लोगों को समझ में आ चुका होगा क्या हुआ होगा उनके साथ में। गेज हो गया, आइडिया हो गया मन में? ठीक है। मेरे मन में एक आंसर आया कि मैडम झूठ बोल रही हैं, कहानी इतनी नहीं है, इसके अलावा कुछ और है। मैंने कहा मैम और बताइए इस कहानी के बारे में और इलेबोरेट कीजिए। पूरी कहानी सुनाई कि मेरे पति ने मुझे मारा और ये और वो, सारी कहानी सुनाई। मेरे मन में आ रहा था कि एनर्जी बोल रही है, चीख चीख के कि औरत झूठ बोल रही है, कहानी इतनी नहीं है। जब उन्होंने फिनिश कर दिया, मैंने उनसे ये पूछा कि मैम कहानी तो इतनी नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है, मैं आपका ऑर्डर रीड कर सकता हूँ, आपकी थॉट रीड कर सकता हूँ। आप कुछ झूठ बोल रही हैं, इस कहानी में आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब उन्होंने फोटो और भेजी अपने पति की। पति का एक दांत गायब, उसके मुंह का नील का मतलब नील नितिल मुकेश सारा बना दी था उसके मुंह पे। ये 4 फुटी या 4.5 फुटी औरत होगी या 5 फुटी होगी, वो आदमी 6 फुट 4 इंच का है। इस रानी लक्ष्मीबाई ने उसका मुंह सजा दिया था। ये एक्सचेंज हुआ है दोनों की तरफ, प्यार मोहब्बत। और आगे सुनो, गलती कहां से शुरू हुई थी। इस महारानी लक्ष्मीबाई का उसने मोबाइल रीड कर लिया था, ये अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी। ये तब सुती हैं, और इन्होंने सुताई नहीं करवाई है, इन्होंने युद्ध किया है। ये युद्ध के निशान थे सारे। और मुझसे कहती, हमारे पति की हीलिंग करो, हमारा पति हमारे कब्जे में रहे। आगे समझ पा रहे हो क्या? हमारा पति हमारे कब्जे में रहे। मैं कब्जा देना तो सारे ढीले कर दूंगा, कब्जे इतने हैं, दफा यहां से नालायक। आई बड़ी महारानी बनी पड़ी है। अरे मैं सच में, मैंने आदमियों को पिटा हुआ देखा है, चेहरे देखे हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई ने जो धोया है ना, अंग्रेज समझ के अपने पति को, ऐसी धुलाई नहीं देखी मैंने सालों साल। और चिपट गई मारते मारते। आपका क्लाइंट ना ये सब काम करता है आपके साथ। और आपने देखा कितना हम प्रेजुडिस हो जाते हैं चीजों को लेकर।
हम एक सीन देखते हैं, हम उस सीन की स्टोरी में एंगेज हो जाते हैं तुरंत कि ये हुआ होगा। जब हम दोनों साइड की बात सुनते हैं ना, तो कहानी समझ में आती है, अच्छा हुआ क्या होगा। आपका जो प्रेजुडिस बिहेवियर है, इसे अवॉइड करना रीडिंग करते हुए, स्कैनिंग करते हुए। क्लाइंट का पहले ऑरा स्कैन करना होता है। अपनी एनर्जी से उसका ऑरा स्कैन करो, उसे देखो कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं हमेशा जो गाइडेंस लेता हूं आपकी, आपकी चार्ट रीडिंग करता हूं, कभी मैं आपसे कुछ नहीं पूछता। पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कुछ बताऊंगा, आप मुझे बताना है ऐसा है कि नहीं है। प्रश्न जान लेता हूं आपके, पर प्रश्नों के बाद पहले मैं कुछ बोलता हूं कि क्या ये हुआ था आपकी लाइफ में। अगर रीडिंग है ना, तो रीडिंग ऐसे ही की जाती है। इसके अलावा जो आर्ट होता है ना, वो होता है मेंटलिज्म का। और मेजरली लोग आजकल मेंटलिज्म के आर्ट को न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में घुसाए हुए हैं। वो आपसे ही बात पूछते हैं, फिर आप ही के बातों को इधर उधर घुमा के कुछ ना कुछ फैक्ट दे देते हैं आपको। तो अगर आपको मेंटलिस्ट के पास जाना है तो कंडीशन और है, अगर आपको वाकई में एक रीडर के पास जाना है तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। रीडर नोज यू मोर देन योर सेल्फ ऑल्सो। कई बार क्लाइंट अनकंफर्टेबल भी होता है हमारे पास में कि हम उसके बारे में इतना कैसे जानते हैं, बट हम उसे यही कन्विंस करते हैं, रिलैक्स होके बात सुनो, आपको कुछ बताएंगे, आपका बेनिफिट होगा। ध्यान रखना है, चार्ट बाद में आता है, पहले और आता है। ऑरा रीडिंग इज प्राइमर और प्राइमरी देन चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग गेट्स फेल्ड बट ऑरा रीडिंग नेवर गेट्स फेल्ड। ओके, तो ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊंगा इसे कैसे करते हैं। मेडिटेशन डेली करना है सबने, हीलिंग आपकी यहां पर होगी ही होगी। मेरे साथ करो, अकेले करो, आपकी मर्जी। आप में से कई लोगों ने पूछा था मेडिटेशन करना है, मुझे प्राइवेटली टेक्स्ट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ऐड कैसे हो सकते हो, कोई भी बता देगा मेरे यहां से। पर मेडिटेशन का इफेक्ट तब आता है जब आप अपने आप को शांत करने में वाकई में इंटरेस्टेड होते हो। इट्स नॉट अ रैट रेस कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, अगर करोगे रिजल्ट्स आएंगे, बट ये डिसिप्लिन की साइंस है। एक चीज और आप में से कई लोगों ने पूछी थी कि सर आप मेडिटेशन कराते हो, आप बहुत जल्दी कराते हो, बहुत सुबह सुबह कराते हो, हम लोग उठ नहीं पाते। योग निद्रा एक चीज होती है, इसे प्रैक्टिस करते हैं। योग निद्रा लेकर हम 3 घंटे या 2 घंटे में उतनी नींद लेते हैं जितने नॉर्मल लोग 10 घंटे में भी नहीं ले पाते। मैं अपने मेडिटेशन में योग निद्रा कई बार प्रैक्टिस कराता हूं। तो आई विल टीच यू हाउ टू स्लीप, आई विल टीच यू हाउ टू मेक द स्लीप क्वालिटी बेटर। आपकी नींद तो आती है, आप 8 घंटे सोते हो, बट उसमें से एक्चुअली कितने घंटे सोते हो? 2 घंटे, 3 घंटे, हद से हद 4 घंटे, नहीं तो मल्टीपल टाइम उठते हो। आंख खुलती है फिर सोते हो, फिर आंख खुलती है फिर सोते हो। एग्री? और कई लोग सिर्फ इसलिए सोते हैं क्योंकि एस्केपिज्म है दिमाग में, सोना चाहते नहीं है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एस्केपिज्म भी सुलाता है इंसान को। ओके, आई टीच यू अबाउट दिस लेटर ऑन, बहुत सारी बातें करेंगे। आज की सभा यही समाप्त करता हूं। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस और भी होंगे, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। आज मैं सेशन को यही ओवर कर रहा हूं। कल से आपका राउंड शुरू हो जाएगा मेरे पास में। जितने क्वेश्चन पूछने चैट बॉक्स में पूछना, एडवांस लेवल होते ही आपको मैं सैटरडे वाले डिस्कशन में डाल दिया करूंगा। आप उस डिस्कशन में हर सैटरडे को जितने भी क्वेश्चन लेके बैठते हो, मोर देन वेलकम। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा एडमिन के तौर पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। गॉड ब्लेस यू।